हेलो। इस चैप्टर में मैं कवर करूंगा प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। प्रोनाउंस देखने से पहले, ये चैप्टर देखने से पहले आपको देखना है नाउन्स का वीडियो, क्योंकि अगर नाउन्स क्लियर होगा तो ही प्रोनाउंस क्लियर होगा। क्योंकि नाउन्स के स्थान पे जो शब्द आते हैं उन्हें प्रोनाउंस बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले नाउन का वीडियो देखना है, उसके बाद प्रोनाउन का वीडियो देखना है। प्रोनाउन बोलते किसे हैं? प्रोनाउन वो शब्द हैं जो नाउन्स के स्थान पे लगते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल आप ये सेंटेंस देख सकते हैं, रमेश एक ग्रेट पेंटर है। रमेश बहुत अच्छा पेंटर है। रमेश नाम लिख दिया तो ये हो गया नाउन, क्योंकि पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम होता है नाउन। लेकिन नाम ना लिख के अगर ही लिख दिया, ही इज ए ग्रेट पेंटर, रमेश को मैंने रिप्लेस कर दिया ही से, तो ही हो गया प्रोनाउन। तो नाउन के स्थान पे जो शब्द आते हैं वो हैं प्रोनाउन, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आते हैं वो होते हैं सर्वनाम। एक और एग्जाम्पल, राज, सुजीत और मनीष जा रहे हैं। अब यहां तीन लोगों के मैंने नाम लिख दिए, और नेम्स क्या होते हैं? नेम्स होते हैं नाउन्स। लेकिन अगर मैंने इनका नाम ना लिख के लिख दिया, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, तो वी क्या हो गया? वी हो गया प्रोनाउन। सो आई होप नाउन और प्रोनाउन में आपको डिफरेंस अब समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे इतने सब तरह के प्रोनाउंस। प्रोनाउंस सबसे बड़ा चैप्टर है ग्रामर के अंदर, और इतने सारे तरह के प्रोनाउंस पढ़ेंगे हम। पहले पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनेटिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल। तो ये सारे प्रोनाउंस हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। इससे पहले पर्सन प्रोनाउन स्टार्ट करें, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं पर्सन्स की, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन हम डिवाइड कर सकते हैं पर्सन्स के अंदर। पर्सन तीन तरह के होते हैं अंग्रेजी में। एक होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप ये वीडियो देख रहे हो, बोल मैं रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। आप सुन रहे हो, सुनने वाला आप लोग हैं, आप सेकंड पर्सन है। यानी जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, यानी मैं डॉक्टर गौरव गर्ग, मैं फर्स्ट पर्सन हूं। आप सब लोग जो ये कोर्स देख रहे हैं, आप सेकंड पर्सन है। और हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। यानी इस वीडियो के अंदर मैं पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बात कर रहा हूं, तो प्रोनाउन थर्ड पर्सन है। अगर मैं किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा होता तो वो भी थर्ड पर्सन होता। सो फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है, और थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बात की जाती है। सो ये है फर्स्ट पर्सन। सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन होते हैं आई, मी, माई और माइन, और प्लूरल में होते हैं वी, अस, आवर और आवर्स। आई का वी बन जाता है प्लूरल में। सेकंड पर्सन होते हैं यू, यूअर और यूअर्स, और प्लूरल में यू, यूअर और यूअर्स, यानी ये बिल्कुल सेम रहते हैं। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, ये सब होते हैं, और प्लूरल में हो जाते हैं दे, देम, देयर और देयर्स। तो ये सारे के सारे हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नाउ ये सेंटेंस देखिए। अब इसमें आपको बताना है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। जैसे ये सेंटेंस है, आई वॉज ग्लैड टू फाइंड द बस पास इन द बॉटम ऑफ द ग्रीन नैपसैक। यानी कि बस पास मुझे मुझे मिल गया नीचे ग्रीन स्नैपसैक पर, तो आई आ गया, यानी ये फर्स्ट पर्सन हो गया। यू आर श्योरली द स्ट्रेंजेस्ट चाइल्ड आई हैव एवर मेट। अगर मैं आपको बोलता हूँ आप सबसे अजीब बच्चे हो जो मुझे आज तक मिले हो, तो बोल मैं रहा हूँ, तो आई हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन। और अगर मैं बोलता हूँ उसने नेबर का कुत्ता चुरा लिया, ही स्टोल द नेबर्स डॉग एंड फोर्स्ड इट टू लिव विद हिम, तो यहाँ पे ही और हिम क्या हो गया? थर्ड पर्सन, क्योंकि मैं किसी और पर्सन की बात कर रहा हूँ जिसने कुत्ता चुराया, और हिम भी हो गया थर्ड पर्सन। सो आई होप आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसको जो समझाने का जो तरीका है, जैसे अब मैं अगर ये कुछ सेंटेंस दूं आपको, क्या आप इनमें पहचान सकते हैं ये कौन से पर्सन है? आई यूज द टेलीफोन फ्रिक्वेंटली, मैं टेलीफोन बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ, आई हो गया फर्स्ट पर्सन। लेकिन वो ईमेल यूज करना प्रेफर करती है, वो कोई थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, तो शी हो गया थर्ड पर्सन। तुम ईमेल भेज सकते हो कई लोगों को एक साथ, तुम यानी जिसको मैं बोल रहा हूं, यानी ये सुन रहा है, तो यू हो गया सेकंड पर्सन। इट इज इनएक्सपेंसिव टू यूज ईमेल फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए, वाद विवाद के लिए ईमेल यूज करना बहुत ही सस्ता पड़ता है, तो इट हो गया थर्ड पर्सन। दूसरी बात, अब आते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन पर्सन में इस तरह से आता है, मान लो तीन लोग शिमला जा रहे हैं, तुम, वो और मैं, यानी यू, ही एंड आई। तो मैं कैसे लिखूंगा? क्या मैं लिखूंगा यू, ही एंड आई आर गोइंग टू शिमला, ही, यू एंड आई, यू एंड ही, आई एंड यू, या आई, ही एंड यू? मतलब कहने का मतलब कई तरह की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। कौन सा पर्सन पहले लिखूंगा ये डिसाइड करना है। सिंगुलर के अंदर यहां पे तीनों ही सिंगुलर हैं। यू मतलब तुम एक आदमी हो, ही मतलब वो एक आदमी है, और आई मतलब मैं अकेला, और हम तीनों लोग शिमला जा रहे हैं।
तो ऑर्डर क्या होता है सिंगुलर के अंदर, ये देखना है हमें। ये होता है ऑर्डर सिंगुलर के अंदर। सबसे पहले लिखते हैं सेकंड पर्सन, फिर लिखते हैं थर्ड पर्सन, फिर लिखते हैं फर्स्ट पर्सन। तो ऑर्डर है 2 3 1, यानी सही आंसर होगा यू ही एंड आई आर गोइंग टू शिमला। अब यहां पर यू है सेकंड पर्सन, ही है थर्ड पर्सन और आई है फर्स्ट पर्सन। यानी आप ये नहीं लिख सकते कि आई ही एंड यू आर गोइंग टू शिमला, आपको पहले यू लिखना पड़ेगा, फिर ही और फिर आई। इसी तरह से बताइए कौन सा ठीक है, ही एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स या आई एंड ही आर बेस्ट फ्रेंड। वो और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो कैसे लिखेंगे, ही एंड आई या आई एंड ही। तो ऑर्डर अप्लाई कीजिए, ऑर्डर है 2 3 1। तो इसमें ही है थर्ड पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन, तो पहले थर्ड आता है फिर फर्स्ट आता है, यानी आंसर है ही एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब बात करते हैं बहुवचन के अंदर। अभी तक तो हम देख रहे थे पर्सन सिंगुलर के अंदर, प्लूरल हो तो क्या होगा। मान लो बहुत सारे लोग शिमला जा रहे हैं, यानी तुम सब लोग यानी यू, वो सब लोग यानी दे, और हम सब लोग यानी वी, हम सब शिमला जा रहे हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, यू दे एंड वी, दे यू एंड वी यू एंड दे, या यू वी एंड दे। कई सारी संभावनाएं बन सकती हैं फिर से, और ये सारे इस बार बहुवचन है। तो बहुवचन के अंदर जो ऑर्डर होता है वो होता है 1 2 3। बहुवचन में पहले लिखते हैं फर्स्ट पर्सन, फिर लिखते हैं सेकंड पर्सन और फिर लिखते हैं थर्ड पर्सन। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा वी यू एंड दे आर गोइंग टू शिमला। इसमें वी है फर्स्ट पर्सन, यू है सेकंड पर्सन और दे है थर्ड पर्सन। सो आई होप ये कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर होगा। अब बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की डिटेल में। सबसे पहले होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये इस चैप्टर की एकदम आत्मा है, एकदम रीढ़ की हड्डी है। अगर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपने समझ लिए तो समझ लीजिए 99% काम प्रोनाउंस में खत्म। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है जो सब सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है। अब सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट होता है काम करने वाला या जिसकी बात की जा रही हो। अगर कोई सेंटेंस देखो तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि उसमें कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर काम हो रहा है तो काम को करने वाला सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और अगर काम नहीं हो रहा है तो जिस पर्सन की बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सेंटेंस देखो, मैं अपने कमरे में डांस कर रहा हूँ, आई एम डांसिंग इन माई रूम, यानी इसमें काम हो रहा है क्योंकि मैं डांस कर रहा हूँ। तो डांस कर रहा हूँ यानी ये तो क्रिया है, यानी एम डांसिंग है वर्ब, और सब्जेक्ट कौन हो गया, करने वाला कौन है, आई, तो आई हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसी तरह से वो स्कूल जा रहा है, यानी इसमें काम हो रहा है क्योंकि वो स्कूल जा रहा है, कोई काम कर रहा है, तो इज गोइंग हो गई क्रिया, लेकिन करने वाला कौन है, ही, तो ही हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी आई और ही हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब देखते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। सो ये हैं मुख्य सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो आपको याद करने हैं, और ये बिल्कुल एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। बार बार आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अगर मैं बोलूँ शी क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो आपको तुरंत निकलना चाहिए कि ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये हैं सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, आई, ही, शी, वी, यू और दे। इनको फटाफट आपको याद करना है। इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और मेक श्योर करिए कि जब आप आगे जाएं इस वीडियो के अंदर तो आपको ये एकदम रटे हुए हो। आई, ही, शी, वी, यू और दे, इनसे आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो ये इसमें काम करेंगे। लेकिन उन सेंटेंसेस का क्या करें जिनमें कोई काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, उनमें जिसकी बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। अभी तक हमने सारे सेंटेंस वो देखे हैं जिनमें कोई ना कोई काम हो रहा होता है, तो काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट कौन होता है, काम को करने वाला, यानी डूअर ऑफ द एक्शन। लेकिन जिन सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा होता उनमें सब्जेक्ट होता है जिसकी बात हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, किताब टेबल के ऊपर रखी है, इस सेंटेंस के अंदर द बुक इज ऑन द टेबल, कोई काम नहीं हो रहा है लेकिन बुक की बात हो रही है तो बुक है सब्जेक्ट। इसी तरह मैं एक डॉक्टर हूं, सो आई एम अ डॉक्टर, इसमें भी कोई काम तो नहीं हो रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि मैं कुछ हूं, लेकिन आई, मेरी बात हो रही है तो आई है सब्जेक्ट। अब बात करते हैं दूसरे प्रोनाउंस की जिनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस या ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो हैं जो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कभी भी काम नहीं करता, सिर्फ एक्शन को रिसीव करता है, सब्जेक्ट हमेशा काम करता है। यह डिफरेंस है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर। ये देखिए सेंटेंस, उसने मुझे पुस्तक दी, शी गेव मी द बुक। अब ये देने का काम पुस्तक का किसने किया, उसने, तो उसने काम किया यानी शी है सब्जेक्ट और मी है ऑब्जेक्ट। इसी तरह आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूं। अब इसमें आई है, मैं करता हूं तो आई सब्जेक्ट हो गया, और हर, हर हो गया ऑब्जेक्ट। तो काम को करने वाला होता है सब्जेक्ट, और जो दूसरा पर्सन है जो वर्ब के बाद होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए गेव वर्ब है और वर्ब के बाद क्या है, मी, तो वर्ब होगे के बाद हमेशा होता है ऑब्जेक्ट और वर्ब के पहले हमेशा होता है सब्जेक्ट। इसी तरह हम उनकी मदद करेंगे, वी विल हेल्प देम, मदद कौन करेगा, हम, तो हम हो गए सब्जेक्ट करने वाले,
और जिसकी करेंगे वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो आई होप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको क्लियर होंगे। ये हैं सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मी, हिम, हर, अस, यू और देम। यू जो है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन का भी काम करता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का भी काम करता है, दोनों है, दोनों में शब्द यू ही होता है। बाकी सारे अलग अलग हैं, मी, हिम, हर, अस और देम। और ये भी आप स्लाइड जब आगे जाएं तो मेक श्योर करिए ये आपको तुरंत याद हो। आगे सारा जो खेल चलेगा प्रोनाउन में वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का चलेगा। तो ये है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई का बन जाता है मी, ही का बन जाता है हिम, शी का बन जाता है हर, वी का बन जाता है अस, यू ही रहता है, और दे का बन जाता है देम। तो ये स्लाइड आप अच्छे से याद कर लीजिए पहले 5 मिनट 10 मिनट लगा के, उसके बाद आगे बढ़िए। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे इसी पे आते हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। फॉर एग्जांपल आई या मी। अब आई क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। मी क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल 2 सेंटेंस दिखाता हूं, बताना क्या आएगा। रमेश और मैं जापान जा रहे हैं। रमेश एंड आई आर गोइंग टू जापान या रमेश एंड मी आर गोइंग टू जापान। अब इसमें चॉइस है आई और मी के बीच में, यानी कि चॉइस है सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बीच में और मी है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। कैसे डिसाइड करें कि क्या आएगा? इसका आपको सबसे अच्छा और शॉर्टकट तरीका बताता हूं, 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है वर्ब को पहचान लो और वर्ब से पहले आएगा सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। सो ये है सबसे बेस्ट मेथड। ये आपका एक तरह से रामबाण का काम करेगा। शॉर्टकट, ट्रिक, एकदम ट्रिक है आपकी इंग्लिश के अंदर ये। सबसे पहले पहचानो सेंटेंस के अंदर क्रिया, वर्ब। और क्रिया क्या होती है? जो काम हो रहा होता है उसे क्रिया बोलते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूं, तो जा रहा हूं क्या है? क्रिया है। मैं खाना खा रहा हूं, तो खा रहा हूं क्या है? क्रिया है। तो सबसे पहले वर्ब पहचान लो। वर्ब के पहले होता है सब्जेक्ट, वर्ब के बाद में होता है ऑब्जेक्ट। बस इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए, रमेश और मैं जापान जा रहे हैं, इसमें क्रिया क्या है? जा रहे हैं, यानी आर गोइंग क्रिया है, वर्ब। और ये वर्ब के पहले दिया है सेंटेंस में, यानी वर्ब के पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। तो यानी मुझे सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट क्या है? आई या मी? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है आई, तो आंसर है आई, यानी आंसर है रमेश एंड आई आर गोइंग टू जापान। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं, इसमें पहचानिए क्या आएगा। सूरज और मैं स्कूल के अंदर बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो सूरज एंड आई या सूरज एंड मी वर बेस्ट फ्रेंड्स इन स्कूल। इसमें क्रिया पहचान लो। क्रिया क्या है? वर। वर है इसमें वर्ब, और वर्ब के पहले आएगा सब्जेक्ट, यानी मुझे इसमें सब्जेक्ट चाहिए क्योंकि ये वर के पहले है सेंटेंस में। और सब्जेक्ट क्या है? आई या मी? सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है आई, सो आंसर है आई। सूरज एंड आई वर बेस्ट फ्रेंड्स इन स्कूल। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। 2 लड़कियां, प्रिया और वो, उसे रेकमेंड किया गया स्कॉलरशिप के लिए। 2 गर्ल्स, प्रिया एंड, आपको चॉइस दी है शी आएगा कि हर आएगा। वर रेकमेंडेड फॉर स्कॉलरशिप। अब इसमें वर्ब क्या है? आप जानते हैं वर्ब चेंज हो जाती है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये वर्ब डिसाइड करती है। तो इसमें लिखा है वर रेकमेंडेड, यानी ईडी लगा के इसको पास्ट टेंस बना दिया गया है। सो वर रेकमेंडेड है वर्ब, उनको रेकमेंड किया गया, कोई काम किया गया, यानी क्रिया है वर रेकमेंडेड। और इस सेंटेंस में ये वर रेकमेंडेड से पहले आया है, तो पहले आया मतलब क्या चाहिए? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? शी के हर, आपने अब तक याद कर लिया होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है शी, तो आंसर है शी। तो चलिए एक और सेंटेंस का अभ्यास करते हैं। प्रिंसिपल ने कहा मनोज और मुझे रिपेयर करने के लिए डैमेज जो ऑडिटोरियम की दीवार पर हुआ। अब देखिए, प्रिंसिपल ने कहा यानी वर्ब क्या है? टोल्ड। और इस सेंटेंस में मुझे चॉइस दी है आई और मी के बीच में। ये सेंटेंस के अंदर टोल्ड के बाद आया है, यानी मनोज एंड डैश, ये टोल्ड के बाद है। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, यानी मुझे यहां क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। और आई और मी में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है? मी, तो इसका आंसर हो गया मी। एक और प्रैक्टिस करते हैं। बॉस ने कहा द बॉस वॉज वरिड दैट वी या अस सेक्रेटरीज वुडंट डू द वर्क विदाउट एडिशनल कंपनसेशन। बॉस वरिड थे कि हम सेक्रेटरी बिना कंपनसेशन के काम नहीं करेंगे। अब ये एक ट्रिकी सेंटेंस है, ये इतना आसान नहीं है सॉल्व करना, क्योंकि ये 2 सेंटेंस को मैंने मिला दिया है और ये 2 अलग अलग सेंटेंस हैं। तो पहला सेंटेंस है द बॉस वॉज वरिड, बॉस चिंतित थे। दैट है कंजंक्शन यानी संयोजक, जिससे मैंने दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया है, और ये कंप्लीटली अलग सेंटेंस है। तो सेंटेंस सिर्फ इतना है मेरा, वी सेक्रेटरीज या अस सेक्रेटरीज वुडंट डू द वर्क विदाउट एडिशनल कंपनसेशन। और इसमें क्रिया है वुडंट डू द वर्क। वुडंट डू, वुडंट हम नहीं करेंगे काम, वुडंट डू। और ये वर्ब से पहले है, तो वर्ब से पहले है इस सेंटेंस में, यानी सब्जेक्ट चाहिए। तो वी और अस में से सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है? वी, तो आंसर है वी। ये वाला देखते हैं। इट इज ही या हिम हु शुड बी बैंड। इसमें क्या आएगा?
यह वो है जिसे बैन कर देना चाहिए। ये एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का केस है। याद रखिए, सेंटेंस के अंदर एक रूल बताता हूं आपको, और वो रूल है ये, अगर इट के बाद इज, एम, आर, वॉज या वर शब्द लग जाएं तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। ये रूल है। और ये पांचों जो फॉर्म होते हैं, इज, एम, आर, वॉज या वर, ये बी के फॉर्म होते हैं। एक अंग्रेजी में वर्ब होता है जिसको बोलते हैं टू बी। बी मतलब किसी काम का होना। और इसके 5 फॉर्म होते हैं, इज, एम, आर, वॉज या वर। इज, एम और आर लगते हैं प्रेजेंट टेंस में, और वॉज और वर लगते हैं पास्ट टेंस में। और इट के बाद इन पांचों में से कोई भी शब्द आ जाए तो लगा दीजिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये आपका एक रूल है, ट्रिक है। अब इस सेंटेंस को पहले अटेम्प्ट करते हैं, इसमें क्या आएगा। अब इसमें इट के बाद इज आ गया, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर में से इज आ गया, यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, ही या हिम। आंसर है ही। सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है ही, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हिम। मुझे यहां चाहिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, दरवाजे पर मान लीजिए आपने किसी घर में नॉक किया, अंदर से आवाज आई कौन है, हु इज एट द डोर। दरवाजे पर कौन है, आप क्या बोलेंगे, इट्स आई या इट्स मी। यह मैं हूं, इट्स आई या इट्स मी। अब इसमें इट्स जब लिखते हैं तो इट इज को छोटा करके लिखते हैं इट्स एपोस्ट्रोफ के साथ। तो ये सेंटेंस बन गया इट इज आई या इट इज मी। अब आपको आई और मी में डिसाइड करना है। इट के बाद लग गया इज, यानी कि इट के बाद जब इज, एम, आर, वॉज या वर आ जाएं तो आप लगाओगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, आई या मी। सब्जेक्टिव प्रोनाउन है आई, तो आंसर है इट्स आई। इसी तरह ये वाला, यह वो है, यानी इट इज शी या इट इज हर। शी और हर में आपको डिसाइड करना है, जिसने मुझे कहा था पुलिस को डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। तो सेंटेंस आपका सिर्फ इतना है, इट इज शी या इट इज हर। अब इट के बाद लग गया इज, और इट के बाद जब इज, एम, आर, वॉज, वर लग जाए तो लगता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो शी और हर में से सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है, शी, तो आंसर है शी। इसी तरह ये देखिए, क्या यह मैं था जिसको पनिशमेंट फेस करना पड़ा, वॉज इट मी हु हैड टू फेस द पनिशमेंट। क्या ये सेंटेंस ठीक है, ये आपको बताना है, क्या इसमें कोई एरर है। तो इसमें देखिए, वॉज इट क्या है, इट के साथ लगा हुआ है वॉज, इट के साथ इज, एम, आर, वॉज, वर लगते हैं तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। अब ये क्वेश्चन के रूप में है तो इसे उल्टा करके वॉज इट लिख दिया, तो लेकिन इट के साथ वॉज लगा हुआ है इसलिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउन मी नहीं होता, मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, आई। तो इसका आंसर होगा वॉज इट आई हु हैड टू फेस द पनिशमेंट। इस तरह से सेंटेंस करेक्शन में आप इन्हें पहचान सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, जीनियस कौन है, जीनियस इज शी या द जीनियस इज हर। कैसे डिसाइड करें, अब जीनियस यहां पे कोई चीज है, यानी जीनियस की बजाय आप इट भी लिख सकते हैं यहां पे। तो सेंटेंस क्या बन गया, इट इज शी या इट इज हर। तो इट के बाद इज लग गया, यानी अगेन इट के बाद इज, एम, आर, वॉज, वर आ जाए तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेगा। तो आंसर हो गया इट इज शी, द जीनियस इज शी। अगला रूल बताता हूं आपको, अगर सेंटेंस में ये सारे शब्द आ जाएं, ये आपको मैं बना बनाया रूल बता रहा हूं जिससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर सेंटेंस के अंदर ये सारे शब्द आ जाएं तो इनके साथ आंख बंद करके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा देना है। ये शब्द हैं लेट, लाइक, बिटवीन, बट और एक्सेप्ट। इनके साथ लगेगा हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, उसे काम करने दो, लेट ही डू द जॉब या लेट हिम डू द जॉब। अब लेट शब्द है, लेट के साथ क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, ही या हिम, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है हिम, तो आंसर है लेट हिम डू द जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस है, नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन रेस्पेक्ट मी लाइक शी या हर। पूरी दुनिया में मुझे उसके जितना सम्मान कोई नहीं दे सकता। तो इसमें आपको बताना है शी आएगा कि हर आएगा। नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन रेस्पेक्ट मी लाइक हर या लाइक शी। अब इसमें लाइक है, लाइक के साथ कौन सा शब्द लगता है हमेशा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, शी या हर, आंसर है हर, तो इसका आंसर होगा हर। आगे देखते हैं और अभ्यास करते हैं थोड़ा सा। पार्टी में सब लोग आए उसके सिवाय, एवरीवन केम टू द पार्टी एक्सेप्ट ही या हिम। अब इसमें शब्द है एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट के साथ कौन सा प्रोनाउन आता है हमेशा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो आंसर है हिम। उसके और मेरे बीच में कोई सीक्रेट नहीं है। दो फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं, पहले में डिसाइड करना है ही या हिम और दूसरे में डिसाइड करना है आई या मी। देयर इज नो सीक्रेट बिटवीन ही या हिम एंड आई एंड मी। तो बिटवीन शब्द के साथ हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो दोनों ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएंगे, यानी आंसर है हिम एंड मी। आखिरी सवाल, ही हैज नो वन एल्स टू टॉक टू बट डैश। उसके पास बात करने के लिए उसके अलावा कोई नहीं है।
तो बट शब्द है और बट के साथ हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी आंसर है हिम। एक और इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं, जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आ जाए, प्रेपोजिशन क्या होते हैं? प्रेपोजिशन ये सब शब्द होते हैं जैसे इन, एट, ऑन, फॉर, फ्रॉम, रिलेशनशिप वर्ड बोलते हैं इन्हें, जो दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। इन, एट, इनटू, ऑन टू, बिसाइड, फॉर, सिंस। प्रेपोजिशन के साथ अगर इमीडिएटली कोई फिल इन द ब्लैंक है तो उसमें हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्टेयरिंग एट शी या हर, वो उसकी तरफ देख रहा है, तो इसमें शी आएगा कि हर आएगा? अब इसमें प्रेपोजिशन है एट, एट प्रेपोजिशन के साथ हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? शी या हर? आंसर है हर। शी स्माइल्ड एट आई या शी स्माइल्ड एट मी, तो प्रेपोजिशन है एट, प्रेपोजिशन के साथ आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी आंसर है मी। अब देखते हैं प्रोनाउंस को कंपैरिजन में कैसे यूज करते हैं। इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस देखिए, मैं उससे अच्छा गा सकता हूं, आई कैन सिंग बेटर देन ही या बेटर देन हिम। इसमें कैसे डिसाइड करें आई कैन सिंग बेटर देन ही या बेटर देन हिम? इसमें कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन हो रहा है मुझे कैसे पता? क्योंकि वर्ब की कंपैरेटिव डिग्री यानी सेकंड डिग्री यूज की है मैंने, गुड, बेटर, बेस्ट, यानी बेटर और साथ में देन लगाए, और देन जब यूज करते हैं तो मतलब कंपैरिजन करते हैं। सो आई कैन सिंग बेटर देन ही या हिम। अब इसको कैसे डिसाइड करें? इसका एक बहुत ही गोल्डन रूल आपको बताता हूं, इससे 10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। जब भी कंपैरिजन करोगे, सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट के साथ करो, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ करो। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो 2 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ कंपेयर करो, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करो, कभी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ कंपेयर मत करो। अब देखते हैं इस रूल को अप्लाई कैसे करना है। अब सबसे पहले ये डिसाइड करो कि कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है। यहां पे कंपैरिजन हो रहा है, मैं बोल रहा हूं मैं उससे अच्छा गा सकता हूं, यानी कंपैरिजन इसके और इसके बीच में हो रहा है, आई और यहां जो भी आंसर होगा उसके बीच में हो रहा है। अब ये डिसाइड करो आई क्या है। रूल मेरा ये है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ कंपेयर करूंगा, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करूंगा। तो आई क्या है इसमें? आई क्या है ये पहचाना तो बहुत मुश्किल नहीं है, मैंने ये सिखा दिया है आपको कैसे पहचानते हैं। वर्ब पहचानो, वर्ब के पहले होता है सब्जेक्ट, तो इसमें वर्ब क्या है? कैन सिंग, मैं गा सकता हूं। क्रिया क्या है? कैन सिंग, और कैन सिंग से पहले है आई, यानी आई है सब्जेक्ट। अब आई अगर सब्जेक्ट है तो मैं आई को कंपेयर किसके साथ करूंगा? सब्जेक्ट के साथ ही करूंगा, यानी मुझे यहां पे क्या चाहिए? सब्जेक्ट ही चाहिए। और सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्ट से बनता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? ही या हिम? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ही, तो आंसर है ही। आंसर है आई कैन सिंग बेटर देन ही। आइए एक और प्रैक्टिस करते हैं। आई मिस यू एज मच एज ही या हिम, मैं तुम्हें उतना ही मिस करता हूं जितना उसे। अब इसमें मैं कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? मैं कर रहा हूं कंपैरिजन इन दो लोगों के बीच में कि मैं इन दोनों में से किससे कितना याद करता हूं। तो मैं तुम्हें उतना ही याद करता हूं जितना उसे, तो यू और ही या हिम में कंपैरिजन हो रहा है। अब इसमें यह डिसाइड करो यू क्या है। तो आई मिस यू सेंटेंस है, आई मिस यू, इसमें वर्ब क्या है? मिस, क्रिया है मिस, करने वाला कौन है? आई, तो आई सब्जेक्ट हो गया, यू ऑब्जेक्ट हो गया। ये हम देख चुके हैं, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है। सो इसमें यू है ऑब्जेक्ट। अब कंपैरिजन यू और ही और हिम के बीच है, जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि मेरा गोल्डन रूल क्या बोलता है? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ कंपेयर करो, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करो, यानी मुझे ये ऑब्जेक्ट है तो यहां भी ऑब्जेक्ट ही चाहिए। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ही या हिम? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है हिम, तो आंसर है हिम। सो ये गोल्डन रूल आपको हमेशा याद रखना है। चलिए एक और ट्राई कर लेते हैं सेंटेंस, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तुम ये काम उतना अच्छा कर सकते हो जितना वो लोग, यू कैन डू द जॉब एज वेल एज दे या एज वेल एज देम। इसमें आपको डिसाइड करना है। अब यू कैन डू द जॉब, तो इसमें वर्ब क्या है? कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? तुम्हारे और उनके बीच में। इसमें क्रिया क्या है? इसमें क्रिया है कैन डू, तुम ये काम कर सकते हो, यानी क्रिया का भाव कौन दिखा रहा है? कैन डू, कैन डू है वर्ब, और वर्ब से पहले क्या है? सब्जेक्ट, यानी यू है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ होगा? सब्जेक्ट के साथ। तो दे और देम में से सब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है? दे, तो आंसर है दे। यू कैन डू द जॉब एज वेल एज दे। अगला रूल देखते हैं प्रोनाउंस के अंदर। अगर सेंटेंस में कोई जेरंड आ जाए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जेरंड होता क्या है। तो जेरंड अगर आ जाए उसके साथ लगेगा पोजेसिव एडजेक्टिव।
इस रूल को थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं जेरेंड क्या होता है। जेरेंड होता है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म जो नाउन की तरह काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं जेरेंड। फॉर एग्जाम्पल, आप ये दो सेंटेंस देखिए। पहले वाला सेंटेंस है मैं डांस कर रहा हूं यानी आई एम डांसिंग, और दूसरा वाला सेंटेंस है मुझे डांस करना पसंद है यानी आई लाइक डांसिंग। इनमें दोनों के अंदर ये वाला शब्द कॉमन है, डांसिंग और डांसिंग, लेकिन क्या यहाँ पे दोनों के अंदर डांसिंग एक ही चीज का काम कर रहा है? नहीं। ऊपर वाले में मैं बोल रहा हूं मैं डांस कर रहा हूं यानी डांस क्रिया दिखा रहा है कि मैं एक्चुअल में वो काम कर रहा हूं, यानी डांसिंग इसमें वर्ब है। लेकिन नीचे वाले में डांसिंग वर्ब नहीं है, वर्ब है इसमें लाइक, कि मैं पसंद करता हूं, यानी करने का भाव दिखा रहा है, पसंद करना, ना कि डांस करना। सो इसमें लाइक वर्ब है, डांसिंग इसमें नाउन का काम कर रहा है। और ये डांसिंग है तो वर्ब, दिखता तो बिल्कुल वर्ब जैसा है, लेकिन काम किसका कर रहा है? नाउन जैसा। तो जब वर्ब प्लस आईएनजी यानी यहां पे डांस प्लस आईएनजी नाउन का काम करते हैं, तब उन्हें बोलते हैं जेरेंड। फॉर एग्जाम्पल, एक और अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं। ये वाला सेंटेंस देखिए, मुझे चॉकलेट्स पसंद है यानी आई लाइक चॉकलेट्स। अब इसके अंदर आई लाइक चॉकलेट में बताइए आई लाइक और चॉकलेट क्या क्या है। मुझे चॉकलेट पसंद है यानी कोई काम हो रहा है, पसंद करना, पसंद करने वाला कौन? आई, यानी आई हो गया सब्जेक्ट, लाइक हो गया वर्ब, और चॉकलेट हो गई कोई वस्तु, और वस्तु क्या होती है? नाउन, यानी चॉकलेट हो गया नाउन। पर्सन प्लेस और थिंग होती है नाउन। तो आई लाइक चॉकलेट में आई सब्जेक्ट, वी वर्ब और चॉकलेट नाउन। चलो चॉकलेट को मैं रिप्लेस कर देता हूं किसी और शब्द से, आई लाइक चेयर, मुझे कुर्सियां पसंद है। तो अगेन आई हो गया सब्जेक्ट, लाइक हो गया वर्ब और चेयर हो गया नाउन। मुझे दूध पसंद है, आई हो गया सब्जेक्ट, लाइक हो गया वर्ब, मिल हो गया नाउन। मुझे डांसिंग पसंद है, आई हो गया सब्जेक्ट, लाइक हो गया वर्ब और डांसिंग हो गया नाउन। अब आपको समझ में आया, डांसिंग वर्ब नहीं है, डांसिंग नाउन है। एक नाउन को दूसरे नाउन से रिप्लेस करता गया मैं, आई लाइक आई लाइक आई लाइक आई लाइक, और यहां पे मिल्क को मैंने रिप्लेस कर दिया डांसिंग से, तो वर्ब भी नाउन का काम करने लगा। जब वर्ब नाउन का काम करने लगा उसे बोलते हैं जेरेंड। फॉर एग्जाम्पल, अब ये वाला सेंटेंस देखिए, आई एम वॉकिंग, इसमें वॉकिंग वर्ब है क्योंकि मैं वॉक कर रहा हूं यानी क्रिया दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी समथिंग इज गुड फॉर हेल्थ, कोई चीज है जो सेहत के लिए अच्छी है। समथिंग, थिंग क्या होता है? थिंग हमेशा नाउन होता है, वस्तु हमेशा नाउन होती है, यानी यहां पे वॉकिंग वर्ब नहीं है, वॉकिंग क्या है? नाउन है। सो यहां पे भी वॉकिंग दिखती तो वर्ब जैसी है क्योंकि इसके अंदर आईएनजी लगा है, लेकिन काम नाउन का कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये जेरेंड है। जब वर्ब नाउन का काम करता है उसे बोलते हैं जेरेंड। अब ये दो सेंटेंस हैं, आपको बताना है क्या आएगा। माई फादर डजेंट लाइक मी डांसिंग या माई फादर डजेंट लाइक माई डांसिंग, मेरे पापा को मेरा डांस करना पसंद नहीं है। तो क्या लिखेंगे आप? मी डांसिंग के माई डांसिंग, या दोनों ठीक है? अब देखिए इसमें डांसिंग क्या है पहले ये समझ लेते हैं। मेरे पापा को मेरी कोई चीज पसंद नहीं है, यानी समथिंग उन्हें पसंद नहीं है। यहां पे समथिंग क्या है? डांसिंग। समथिंग क्या है? लेकिन समथिंग होता है नाउन क्योंकि ये थिंग है, थिंग मतलब वस्तु है। हो सकता है मेरे पिता को डांस के अलावा कोई और चीज़ पसंद ना आती, हो सकता है उन्हें मेरे कपड़े पसंद नहीं आते, तो मैं यहाँ पे क्लोथ्स लिख सकता हूँ क्योंकि समथिंग मैं एक नाउन को दूसरे नाउन से रिप्लेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने देखा था आई लाइक चेयर्स, आई लाइक चॉकलेट्स, तो एक नाउन को दूसरे नाउन से रिप्लेस किया जा सकता है। यहाँ पे डांसिंग क्या है? डांसिंग है समथिंग यानी कि नाउन, यानी कि मैं डांसिंग को क्लोथ से रिप्लेस कर देता हूँ। तो सेंटेंस क्या बन गया? माई फादर डजेंट लाइक मी क्लोथ्स या माई फादर डजेंट लाइक माई क्लोथ्स। अब आपके लिए आसान हो जाएगा, आंसर क्या होगा? माई फादर डजेंट लाइक माई क्लोथ्स, यानी कि इसमें भी आंसर क्या होगा? माई फादर डजेंट लाइक माई डांसिंग। सो आंसर है बी। अब ये बताइए इनमें क्या कौन सा ठीक है? आई डू नॉट लाइक यू गोइंग टू द पार्टी या आई डू नॉट लाइक यू आर गोइंग टू द पार्टी। इसमें मैं बोल रहा हूं कि मुझे तुम्हारा पार्टी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक यू गोइंग टू द पार्टी, यानी मुझे तुम्हारी कोई चीज पसंद नहीं है, यानी कोई समथिंग पसंद नहीं है। और वो समथिंग क्या है यहाँ पे? गोइंग टू द पार्टी। मैं इसमें यह भी बोल सकता था कि मुझे तुम्हारे कपड़े पसंद नहीं है, तो यानी कि मैं गोइंग टू द पार्टी को क्लोथ से रिप्लेस कर सकता हूं, तो मैंने इसको क्लोथ से रिप्लेस कर दिया। अब सेंटेंस बन गया आई डू नॉट लाइक यू क्लोथ्स या आई डू नॉट लाइक यूअर क्लोथ्स। तो ऑफकोर्स आंसर होगा आई डू नॉट लाइक यूअर क्लोथ्स, मुझे तुम्हारे कपड़े पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारा पार्टी में जाना पसंद नहीं है। हो सकता है मैं बोलता कि मुझे तुम्हारा व्यवहार पसंद नहीं है, तो मैं बोलता आई डू नॉट लाइक यूअर क्लोथ्स, यानी आई डू नॉट लाइक यूअर समथिंग। तो समथिंग को मैं किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकता हूं यहाँ पे।
तो यहां पे मैंने समथिंग को रिप्लेस कर दिया गोइंग टू द पार्टी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गोइंग टू द पार्टी यहां पे नाउन का काम कर रहा है, यानी जेरेंड है। और जेरेंड के साथ क्या लगाता हूं मैं? पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी यूअर, माई, ये सब शब्द लगेंगे जेरेंड के साथ। ये एक एग्जाम का क्वेश्चन है। अब बताइए इसमें क्या आएगा? डू यू माइंड मी बोरोइंग योर सेल फोन या डू यू माइंड माई बोरोइंग योर सेल फोन? क्या आपको एतराज है अगर मैं आपका सेल फोन बोरो करूं तो? क्या आपको मेरे आपका सेल फोन बोरो करने पर एतराज है? तो इसमें क्या भरेंगे आप? क्या आपको मेरी किसी चीज पर एतराज है? और वो कोई चीज क्या है यहाँ पे? बोरोइंग योर सेल फोन, यानी बोरोइंग योर सेल फोन यहां पे है समथिंग। सो समथिंग यानी नाउन, यानी वर्ब यहां पे नाउन का काम कर रही है। सो यहां पे ये जेरेंड का काम कर रही है, यानी सब बोरोइंग योर सेल फोन यहां पे है जेरेंड। और जेरेंड के साथ क्या यूज करता हूं? पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी यूज करूंगा माई। एक और तरीका है वरना बोरोइंग योर सेल फोन की बजाय यहां पे क्लोथ्स लिख दीजिए। क्या आपको मेरे कपड़ों पे एतराज है? डू यू माइंड मी क्लोथ्स या डू यू माइंड माई क्लोथ्स? तो आंसर हो जाएगा डू यू माइंड माई क्लोथ्स। तो उसको बाद में आप रिप्लेस कर सकते हैं। सो आंसर होगा डू यू माइंड माई बोरोइंग योर सेल फोन। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे टफ टॉपिक इस चैप्टर का, जो है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं पहले ये समझना जरूरी है। रिलेटिव प्रोनाउन नाम से पता चल रहा है आपके रिलेटिव हैं, आपके रिश्तेदार हैं, ये दिखाते हैं रिलेशनशिप। अब मैं बोल रहा हूं इसमें वह सेम व्यक्ति है, ही इज द पर्सन, वह वो व्यक्ति है जिसे हर कोई प्यार करता है। सो जिसे, ये जिसे किसके लिए आ रहा है? ही के लिए आ रहा है, यानी ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, यानी हुम है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन एक सेंटेंस में उससे पहले लिखे हुए किसी नाउन या प्रोनाउन का जिक्र करता है। सो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं हु और हुम के अंदर। हु और हुम में कैसे डिसाइड करें सेंटेंस में, कहाँ हु आएगा कहाँ हुम आएगा, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। हु हमेशा सब्जेक्ट होता है, हुम हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ये आपको पहली बात याद रखनी है। और आप जानते हैं सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो काम नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला सेंटेंस देखिए, हु डिलीवर्ड दिस पैकेज, इस पैकेज को डिलीवर किसने किया, यानी यहाँ पे हु आएगा, क्योंकि इसने काम किया, इसने डिलीवर किया, यानी हु। दूसरा, दिस पैकेज वॉज डिलीवर्ड टू हुम, इस पैकेज को किसको डिलीवर किया गया। अब इसके अंदर किसी को डिलीवर किया गया, इस पर्सन ने कोई काम नहीं किया, यानी हुम आएगा। इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी कुछ मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा इसमें। तो एक तरीका चूज करने का यह है कि आप ये डिसाइड कीजिए कि काम किसने किया। अगर काम किया तो चूज करेंगे हु, और काम अगर नहीं किया तो चूज करेंगे हुम। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सेंटेंस देखिए, वी वॉन्टेड टू नो, हम जानना चाहते थे कि पिक्चर में एक्टिंग किसने की। तो यहां पे हु आएगा कि हुम आएगा? अब जो भी पर्सन आएगा उसने एक्टिंग की यानी काम किया, काम किया यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है? हु, तो आंसर होगा हु। सो वी वॉन्टेड टू नो हु एक्टेड इन द मूवी। आपको एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट बताता हूं, बिल्कुल रामबाण की तरह काम करेगा, 5 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल दोगे। और ये रूल है ये, अगर सेंटेंस में जो फिल इन द ब्लैंक है उसके तुरंत बाद कोई वर्ब आता है तो आप यूज करेंगे हु फिल इन द ब्लैंक की जगह पे। और अगर फिल इन द ब्लैंक के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो आप फिल इन द ब्लैंक में भर देंगे हुम। ये रूल अगर आपको क्लियर है तो 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन विद हु या हुम, आपको डिसाइड करना है, फिल इन द ब्लैंक ये है, आई फॉट वॉज विद माई नेबर, जिस पर्सन के साथ मैं लड़ा वो मेरा नेबर था। अब यहां पे एक तो मेथड आप ये लगा सकते हैं कि सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, ऑब्जेक्ट होता है जो काम नहीं करता है, लेकिन वो मेथड कई बार कंफ्यूजिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आंसर उससे भी आ जाएगा, पहले चलिए वही ट्राई करते हैं। तो जिस पर्सन के साथ मैं लड़ा, यानी काम किसने किया? मैंने। लड़ाई किसने की? मैंने। उसने तो कुछ नहीं किया, तो आंसर हो गया हुम, क्योंकि हुम मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे, क्योंकि लड़ा तो मैं, उसने तो कुछ नहीं किया, तो ये जो पर्सन है इसने कुछ नहीं किया, यानी हुम आएगा। अगर काम करता तो हु आता। एक तो तरीका हो गया ये। और दूसरा शॉर्टकट ट्रिक, एग्जाम में आपके पास उतना टाइम नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा समय देने का, तो 5 सेकंड में कैसे आंसर निकालें। फिल इन द ब्लैंक है ये हु या हुम, और हु या हुम के बाद क्या दिया है? आई। और आई क्या है? प्रोनाउन, सर्वनाम है आई, तो प्रोनाउन जब लगेगा तो आप क्या लगाएंगे? हुम। फिल इन द ब्लैंक के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन लग गया तो लगाएंगे हुम, और अगर क्रिया लग गई तो लगाएंगे हु। फॉर एग्जाम्पल अब इसको देखिए, ही इज द पर्सन हु या हुम आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यह वो व्यक्ति है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था।
फिल इन द ब्लैंक है ये हु या हुम, और फिल इन द ब्लैंक के बाद क्या लगा है? आई। आई क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन है यानी यहां पे क्या आएगा? हुम। सो आंसर है हुम। नाउन और प्रोनाउन अगर आएगा तो लगेगा हुम। दूसरा, बाय डैश वॉज द रामायणा रिटन। अब इसके अंदर बाय दिया है, बाय है प्रेपोजिशन, और एक रूल ये भी है जब भी प्रेपोजिशन लग जाए, प्रेपोजिशन के इमीडिएटली बाद फिल इन द ब्लैंक आ जाए तो हमेशा आंख बंद करके लगा देना हुम। तो इसका आंसर हो गया हुम। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा लगता है हुम। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, तुम किसकी तरफ देख रहे हो? एट हु या एट हुम आर यू स्टेयरिंग? इसमें प्रेपोजिशन है एट, प्रेपोजिशन के इमीडिएटली बाद फिल इन द ब्लैंक है, इसके अंदर क्या लिखेंगे? प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आता है हुम। सो आंसर हो गया एट हुम आर यू स्टेयरिंग। इसको नॉर्मल मेथड से भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम किसकी तरफ देख रहे हो, यानी तुम जिसकी तरफ देख रहे हो वो तो कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि काम कौन कर रहा है? यू। यानी वहां पे सब्जेक्ट चाहिए या ऑब्जेक्ट, तो काम तो नहीं कर रहा, सब्जेक्ट काम करता है, ऑब्जेक्ट काम नहीं करता, यानी मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए यहां पे, तो आंसर हो गया हुम। इसी तरह से ये देखते हैं, गिव इट टू हुएवर या हुमेवर यू वांट। ये उसे दे दो जिसे चाहिए। अब इसके अंदर गिव इट टू हुएवर या हुमेवर यू वांट, ये वांट कौन कर रहा है? ये चाह कौन रहा है? तुम। यानी जिस पर्सन को दे रहे हो वो तो कुछ नहीं चाह रहा, यानी वो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा? वो होगा ऑब्जेक्ट, यानी आंसर होगा हुमेवर। वरना अपने रूल से भी कर सकते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक है, और फिल इन द ब्लैंक के बाद दिया है यू। यू क्या है? प्रोनाउन, सर्वनाम, और प्रोनाउन जब भी आ जाएगा तो ऑटोमेटिक लग जाएगा हुम। इसी तरह से ये वाला देखते हैं, गिव इट टू हुएवर वांट्स इट या हुमेवर वांट्स इट, उसे दे दो जिसे चाहिए। गिव इट टू हुएवर या हुमेवर वांट्स इट। सो अब इसमें कैसे डिसाइड करें? अब ये जो फिल इन द ब्लैंक है, और फिल इन द ब्लैंक के बाद है वांट्स, और वांट्स क्या है? वर्ब। तो फिल इन द ब्लैंक के बाद जब वर्ब आ जाती है तो आप लगाओगे हु, यानी आंसर हो गया हुएवर। वरना एक और तरीका करने का, गिव इट टू हुएवर वांट्स इट, यहाँ पे जो ये पर्सन है ये चाह रहा है, मैं बोल रहा हूं ये उसे दे दो जिसे चाहिए, यानी जिस पर्सन की बात हो रही है वो कोई काम कर रहा है, वो चाह रहा है कोई चीज, यानी काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? हु या हुम। सब्जेक्ट हमेशा होता है हु, सो आंसर है हुएवर। जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ फिल इन द ब्लैंक आएंगे कि हु या हुम आपको भरना है और आपको डिसाइड करना है। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखिए, वी नीड समवन टू जंप इन टू द टैंक विद द शार्क हु इज एब्सोल्युटली फियरलेस। यानी कि हमें कोई पर्सन चाहिए, समवन हमें कोई चाहिए जो टैंक के अंदर कूद जाए शार्क के साथ, जो एकदम फियरलेस हो। अब इसमें सेंटेंस में क्या गलती है? देखिए इस सेंटेंस में गलती ये है कि इसमें जो ये फियरलेस है ये क्या है? क्या ये फियरलेस पर्सन है जो कूदने के लिए चाहिए, या ये शार्क मछली है? तो ये फियरलेस है पर्सन जो मुझे कूदने के लिए चाहिए। मैं इसमें बोलना चाह रहा हूं मुझे कोई ऐसा व्यक्ति टैंक में कूदने के लिए चाहिए जो एकदम साहसी हो, क्योंकि टैंक के अंदर शार्क मछली है। सो इसमें जो मैंने प्लेसमेंट किया है सेंटेंस का वो अच्छा नहीं किया, इसलिए सेंटेंस गलत है। इसमें जो ये हु इज एब्सोल्युटली फियरलेस है ये मैंने शार्क के बाद लिखा है, यानी ऐसा लग रहा है कि ये जो साहसी है ये शार्क है, लेकिन ये साहसी शार्क नहीं है। यानी हु रिलेटिव प्रोनाउन मुझे सही जगह पे लगाना है, और वो सही जगह कौन सी है? वो सही जगह है ये, क्योंकि ये हु समवन के लिए यूज हुआ है। यानी इस सेंटेंस को रिफ्रेज करके मैं ऐसे लिखूंगा, वी नीड समवन हु इज एब्सोल्युटली फियरलेस। हमें कोई चाहिए जो एकदम निडर हो, टू जंप इन टू द टैंक विद द शार्क। तो कुछ और सवाल देखते हैं आप गलती बता पाते हो कि नहीं। अगला सवाल है, मारिया बॉट कॉटन कैंडी फ्रॉम अ गर्ल एट द फेयर दैट वॉज वे टू स्वीट। मारिया ने एक टॉफी खरीदी, कॉटन कैंडी खरीदी एक लड़की से जो मेले में थी, जो बहुत ज्यादा स्वीट थी। अब यहां पे ये दैट वॉज वे टू स्वीट किसके लिए यूज हुआ है ये आपको बताना है। क्या ये मेले के लिए यूज हुआ है, या ये टॉफी जो खरीदी उसके लिए यूज हुआ है? ऑफ कोर्स ये टॉफी के लिए यूज हुआ है। टॉफी बहुत ज्यादा मीठी थी, इट वॉज जरूरत से ज्यादा मीठी थी, इट वॉज वे टू स्वीट। तो यहां पे दैट वॉज वे टू स्वीट कहां लगेगा? ये सेंटेंस के आखिरी में नहीं लगेगा, क्योंकि अगर सेंटेंस के आखिरी में लगा दिया इसका मतलब है ये मेला, फेयर वॉज वे टू स्वीट, ये दैट फेयर के लिए आया है, लेकिन ये दैट फेयर के लिए नहीं आया, ये रिलेटिव प्रोनाउन आया है कैंडी के लिए। सो इस सेंटेंस को मैं लिखूंगा, मारिया बॉट कॉटन कैंडी दैट वॉज वे टू स्वीट फ्रॉम अ गर्ल एट द फेयर। इसी तरह एक और सेंटेंस देखते हैं, आई वुड लाइक टू हायर समवन टू फीड एंड ट्रेन आवर हॉर्स हु डजंट स्मोक।
मुझे अपने घोड़े को खिलाने के लिए, घोड़े को ट्रेन करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो स्मोकिंग नहीं करता हो। लेकिन इसमें मैंने हु डजंट स्मोक कहाँ पे लिखा है? घोड़े के बाद। तो ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने घोड़े के लिए चाहिए जो नहीं स्मोक करता, यानी घोड़े का स्मोकिंग करने और ना लेने से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पर्सन ऐसा चाहिए जो स्मोक ना करता हो। यानी इसको मैं रिफ्रेज करके कैसे लिखूंगा? आई वुड लाइक टू हायर समवन हु डजंट स्मोक टू फीड एंड ट्रेन आवर हॉर्स। सो ये गलत हो जाएगा। जो सेंटेंस मैंने बोला था, मारिया बॉट कॉटन कैंडी फ्रॉम अ गर्ल एट द फेयर दैट वाज वे टू स्वीट, इसको मैं लिखूंगा ठीक करके, मारिया बॉट कॉटन कैंडी दैट वाज वे टू स्वीट फ्रॉम अ गर्ल एट द फेयर। इसको दोबारा पढ़ें और समझने की कोशिश करें जो पॉइंट मैंने आपको समझाया है। इसी तरह ये वाला सेंटेंस, आई वुड लाइक टू हायर समवन टू फीड आवर हॉर्स हु डजंट स्मोक, नहीं होगा। इसको ठीक करके लिखेंगे, आई वुड लाइक टू हायर समवन हु डजंट स्मोक टू फीड आवर हॉर्स। अगला सवाल, इसमें बताइए कौन सा ठीक है। आप वीडियो को यहीं पॉज कर सकते हैं और इसमें चेक कीजिए दोनों सेंटेंस में से कौन सा ठीक है। नेवर ट्रस्ट अ लेडी विद अ डॉग इन हाई हील्स, और दूसरा, नेवर ट्रस्ट अ लेडी इन हाई हील्स विद अ डॉग। अब यहाँ पे ये जो इन हाई हील्स है, ये हाई हील किसने पहने हैं? लेडी ने कि डॉग ने? ये पहने हैं लेडी ने ऑफ कोर्स। तो ये इन हाई हील्स लेडी के बाद लगेगा, विद अ डॉग नहीं लगेगा। सो नेवर ट्रस्ट अ लेडी विद अ डॉग गलत है। नेवर ट्रस्ट अ लेडी इन हाई हील्स विद अ डॉग इज द राइट आंसर। सो इसको बोलते हैं प्लेसमेंट। जो आपकी प्लेसमेंट होनी चाहिए वो भी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अब बात करते हैं एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम की, जिसको बोलते हैं दैट और विच। दैट कहाँ आता है और विच कहाँ आता है? ये भी दोनों हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। तो अभी तक हमने हु और हुम कवर कर लिए हैं। अब हम देखते हैं दैट वर्सेस विच। सबसे पहले देखते हैं दैट और विच कहाँ पे आते हैं। दैट और विच हम लोगों के लिए यूज नहीं करते। हु और हुम हम लोगों के लिए यूज करते थे। दैट और विच हम वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब मैं सेंटेंस लिखता हूं, द बॉय हु थ्रू द बॉल, या ये वो वुमेन है जो हमेशा ब्लैक शॉल पहनती है, तो इनमें हु या हुम हम यूज करते थे। लेकिन वस्तुओं के लिए हम यूज करते हैं दैट और विच। अब आपको एक गोल्डन रूल बताता हूं जिससे आप सारे क्वेश्चन कर देंगे 5 सेकंड के अंदर, और वो गोल्डन रूल है ये। दैट आएगा रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के लिए और विच आएगा नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के लिए। एक और आपको बड़ा अच्छा रूल बताता हूं, विच जहां भी आएगा वहां आपको 2 कॉमा मिल जाएंगे, उनके बीच में विच आता है। ये भी एक शॉर्टकट है। 2 कॉमा के बीच में जो भी चीज होती है हमेशा एक्स्ट्रा होती है इंग्लिश के अंदर, वो अगर सेंटेंस से निकाल भी दूं तो सेंटेंस गलत नहीं होता। लेकिन दैट के साथ जो पार्ट है अगर मैं सेंटेंस से निकाल दूं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। यानी सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा हिस्सा अगर है जिसको मैं सेंटेंस से निकाल दूं और सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाए तो मैं लगाऊंगा दैट। और अगर कोई एक्स्ट्रा चीज है जिसे मैं सेंटेंस से निकाल भी दूं तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, तो मैं यूज करूंगा विच। सो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या होता है? जिसके साथ मैं दैट लगाता हूं। रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज वो हिस्सा है सेंटेंस का कि अगर जिसे मैं रिमूव कर दूं तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, यानी ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है सेंटेंस के ऊपर, इसलिए इसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला सेंटेंस देखिए, इसमें बताइए दैट आएगा कि विच आएगा। यह वो किताब है जिसे मैं ढूंढ रहा था। दिस इज द बुक दैट या विच आई वॉज सर्चिंग। इसमें क्या आएगा? दैट आएगा या विच आएगा? अब इसमें यह वो किताब है, कौन सी किताब? जिसे मैं ढूंढ रहा था। क्या मैं इस सेंटेंस में जिसे मैं ढूंढ रहा था ये निकाल दूं तो क्या मीनिंग चेंज नहीं होगा? मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इस पार्ट को निकाल दूं तो मुझे पता नहीं चलेगा ये कौन सी किताब है। यानी इस पार्ट का रहना सेंटेंस में एकदम जरूरी है। अगर मैं ये सेंटेंस सिर्फ इतना कर दूं, दिस इज द बुक, यह वो किताब है, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। अगर मैं बोलता हूं यह वो किताब है, इमीडिएटली आप क्वेश्चन पूछेंगे वो किताब, कौन सी किताब? तो मुझे बताना पड़ेगा यह वो किताब है जिसे मैं ढूंढ रहा था। यानी जिसे मैं ढूंढ रहा था ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, क्योंकि मैं इसे हटा नहीं सकता, इसलिए यहां पे आएगा दैट। फॉर एग्जाम्पल, एक और सेंटेंस देखते हैं, चेयर्स, कुर्सियां, दैट या विच, ये आपको डिसाइड करना है। डोंट हैव कुशंस आर अनकंफर्टेबल टू सिट ऑन। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है इसमें आपको डिसाइड करना है, क्या ये पार्ट मैं निकाल दूं तो मतलब चेंज हो जाएगा? दैट डोंट हैव कुशंस या विच डोंट हैव कुशंस, जो भी आंसर होगा देखते हैं। कुर्सियां, अगर चलिए पहले मैं ये पार्ट निकाल देता हूं, तो पार्ट निकालने के बाद सेंटेंस बचा, चेयर्स आर अनकंफर्टेबल टू सिट ऑन, यानी कुर्सियां बैठने के लिए अनकंफर्टेबल होती हैं। अब सेंटेंस पूरा पढ़ते हैं, वो कुर्सियां जिन पे कुशंस नहीं होते, जिन पे गद्दा नहीं होता, वो बैठने के लिए अनकंफर्टेबल होती हैं। यानी ये वाला सेंटेंस चेंज हो गया। अगर मैं इस पार्ट को निकाल दूं तो मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाता है।
यानी इस वाले पार्ट का रहना जरूरी है, यानी ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, इसीलिए यहां पे आएगा दैट। अब देखते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या होता है। नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज वो है जो सेंटेंस से अगर मैं निकाल भी दूं तो मीनिंग चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये वाला सेंटेंस देखिए, चेयर्स विच आर फाउंड इन मैनी प्लेसेस ऑफ वर्क आर ऑफन अनकंफर्टेबल टू सिट ऑन। कुर्सियां अनकंफर्टेबल होती हैं बैठने के लिए। ये वाला पार्ट सेंटेंस का अगर मैं निकाल भी दूं तो मीनिंग चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले इसको निकाल के पढ़ते हैं। कुर्सियां अनकंफर्टेबल होती हैं बैठने के लिए, और अगर मैं इसे लगा भी दूं तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता सेंटेंस के मीनिंग पे। कुर्सियां जो हर जगह पाई जाती हैं अनकंफर्टेबल होती हैं बैठने के लिए, तो कुर्सियां हर जगह पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं ये पार्ट लगा भी दूं तो भी सेंटेंस पे फर्क नहीं पड़ता, और अगर मैं ये हटा भी दूं तो भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने लगाया है विच वाला जो पार्ट है वो नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, उसके लगाने और हटाने से सेंटेंस पे फर्क नहीं पड़ता। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, मैं एक अनकंफर्टेबल चेयर पे बैठा, आई सैट ऑन एन अनकंफर्टेबल चेयर। मैं एक अनकंफर्टेबल चेयर पे बैठा, वो कुर्सी मेरे ऑफिस में थी या नहीं थी, इससे ये फैक्ट चेंज नहीं होता कि मैं एक अनकंफर्टेबल चेयर पे बैठा। यानी ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि वो कुर्सी मेरे ऑफिस में थी। यानी ये मैं हटा भी दूं या निकाल भी दूं, इससे सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटेंस यही रहेगा कि मैं एक अनकंफर्टेबल चेयर पे बैठा, ये फैक्ट चेंज नहीं होगा कि मैं एक अनकंफर्टेबल चेयर पे बैठा। यानी ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, इसलिए मैंने लगाया है विच। अब ये दो सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस आपको एकदम क्लियर हो जाएगा दैट और विच में फर्क। दो सेंटेंस हैं और दोनों ठीक हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, दोनों गलत नहीं है, दोनों ही ठीक हैं। आपको यह बताना है कि इनमें से किस केस के अंदर कंपनी के पास एक ही ऑफिस है। पहला सेंटेंस है आवर ऑफिस विच हैज वन रूम इज इन मुंबई, और दूसरा सेंटेंस है आवर ऑफिस दैट हैज वन रूम इज इन मुंबई। तो पहले वाले में देखिए, आप जानते हैं विच के साथ अगर जो भी चीज होती है अगर मैं उसे हटा भी दूं तो सेंटेंस पे फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हटा देते हैं। तो सेंटेंस क्या बचा, आवर ऑफिस इज इन मुंबई, यानी हमारा ऑफिस मुंबई में है, यानी हमारे पास एक ही ऑफिस है। सेंटेंस क्या हुआ, आवर ऑफिस इज इन मुंबई, हमारा ऑफिस मुंबई में है, यानी कंपनी के पास एक ही ऑफिस है। लेकिन दूसरे वाला सेंटेंस देखिए, आवर ऑफिस दैट हैज वन रूम इज इन मुंबई। आप जानते हैं दैट के साथ वाला जो पार्ट है वो मैं सेंटेंस से हटा नहीं सकता, यानी हमारा वो वाला ऑफिस जिसमें एक कमरा है वो मुंबई में है। यानी हमारे पास बहुत सारे ऑफिस हैं, लेकिन जिसके अंदर एक कमरा है वो वाला मुंबई में है, यानी हमारे पास बहुत सारे ऑफिस हैं। तो दूसरे वाले केस में कंपनी के पास कई सारे ऑफिस हैं, लेकिन पहले वाले में आवर ऑफिस इज इन मुंबई, हमारे पास एक ही ऑफिस है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, इसमें क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। द मैन एंड हिज डॉग हु हुम दैट या विच, चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, हु हुम दैट या विच आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। कल मैंने एक आदमी को देखा और उसके कुत्ते को देखा, जिन्हें मैंने देखा था वो आज किडनैप हो गए हैं, दोनों के दोनों। अब इसमें आपको डिसाइड करना है हु हुम दैट या विच। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि मैन यानी कोई आदमी है, जिंदा, जिंदा आदमी के लिए मैं क्या लगाता हूं, हु या हुम, और जानवर के लिए मैं क्या लगाऊंगा, दैट या विच। तो अब इसमें दोनों है तो मैं क्या लगाऊं, यहाँ पे मुझे आंसर में एक ही चॉइस दी है। अब जिंदा आदमी के लिए मैं लगाता हूँ हु या हुम, जानवर के लिए मैं लगाता हूँ दैट या विच, लेकिन यहाँ पे दोनों हैं। अब मैं बोल रहा हूँ आदमी और उसका डॉग जिसे मैंने कल देखा वो किडनैप हो गए हैं। सो इसके लिए रूल है ये, अगर दो चीज़ों को मैं ज्वाइन करता हूँ एंड से, और एक आदमी है और दूसरा या तो कोई जानवर है या कोई वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग है, तो मैं हमेशा यूज करूंगा दैट। सो इसका आंसर होगा द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। सो इसका आंसर होगा द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। एक और रूल इंपॉर्टेंट, जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज करता हूं तो हमेशा दैट लगाऊंगा, तब मैं हु या हुम नहीं लगाऊंगा, चाहे पर्सन जिंदा ही क्यों ना हो, चाहे कोई लिविंग पर्सन क्यों ना हो, चाहे कोई आदमी औरत या इस तरह का पर्सन क्यों ना हो जिसके साथ मैं हु या हुम लगाता हूं। सुपरलेटिव में हु या हुम नहीं लगाऊंगा, मैं दैट लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर शर्मा इज द मोस्ट हार्डवर्किंग पर्सन दैट आई हैव सीन इन माई लाइफ। मिस्टर शर्मा सबसे ज्यादा हार्डवर्किंग पर्सन है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं। तो यहां पे मैं ये नहीं लिखूंगा मिस्टर शर्मा इज द मोस्ट हार्डवर्किंग पर्सन whom आई हैव सीन इन माई लाइफ, नो, मैं लगाऊंगा दैट आई हैव सीन इन माई लाइफ। क्यों, क्योंकि यहां पर लिखा है मैंने मोस्ट हार्डवर्किंग। ये जो शब्द होते हैं मोस्ट के साथ जो शब्द आते हैं ये सुपरलेटिव होते हैं, या फिर वर्ब की थर्ड डिग्री में जो होते हैं वो सुपरलेटिव होते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री या थर्ड डिग्री। इसी तरह से मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, स्मार्टेस्ट, थिनेस्ट, टॉलेस्ट,
ये जो एस्ट वाले शब्द हैं ये सारे सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आपको याद रखना है दैट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज द स्मार्टेस्ट वुमेन दैट वी हैव विटनेस्ड। वो सबसे स्मार्ट लड़की है जो हमने आज तक देखी है। शी इज द स्मार्टेस्ट वुमेन दैट वी हैव विटनेस्ड। अगला रूल देखते हैं, अगर आपको शब्द दिया है ऑल, ऑल मतलब सब कुछ, लेकिन अगर यहां ऑल का मतलब नॉन लिविंग थिंग से है, देखिए ऑल जो शब्द होता है ये लिविंग चीज के लिए भी यूज हो सकता है और ये वस्तु के लिए भी यूज हो सकता है। अगर ऑल वस्तु के लिए यूज हो रहा है तो ऑल के साथ हमेशा दैट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एक कहावत है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ऑल के साथ क्या लगा है यहाँ पे, दैट। ऑल के साथ दैट लगेगा अगर यहाँ पे सेंस किसी वस्तु का है। तो मैं बोल रहा हूं हर चमकती चीज सोना नहीं होती, यानी हर जो चीज चमकती है वो नॉन लिविंग चीज है, तो नॉन लिविंग चीज का जिक्र कर रहा हूं यानी लगेगा दैट। लेकिन अगर मैं किसी जिंदा चीज की बात कर रहा हूं, किसी पर्सन की बात कर रहा हूं, तो दैट भी लग सकता है और हु भी लग सकता है, दोनों लग सकते हैं। यहां पे विच नहीं लगेगा और हुम भी नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं पार्टी में आने के लिए वो तुरंत ट्रेन में चढ़ सकते हैं। अब इसमें मैं बोल रहा हूं ऑल हु या दैट आर इंटरेस्टेड टू कम टू द पार्टी। यहां पे हु भी ठीक है और दैट भी ठीक है, क्योंकि यहां पे जो ऑल है ये पर्सन के लिए यूज हुआ है, तो दैट भी चलेगा और हु भी चलेगा। अब देखते हैं एक सेंटेंस और आपको बताना है क्या इसमें कोई गलती है। सेंटेंस है, ये जो भीड़ है इसमें तुम्हारी बहन कौन है। हु इज योर सिस्टर इन द क्राउड। मान लीजिए ये 4 लड़कियां हैं एक भीड़ में, या 10 लड़कियां हैं या 50 लड़कियां हैं, और मैं पूछ रहा हूं इनमें से तुम्हारी बहन कौन है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं हु इज योर सिस्टर इन द क्राउड? मैं इसमें ऐसे नहीं बोल सकता। अगर मान लीजिए मैं एक नॉर्मल केस में पूछ रहा हूं कि तुम्हारी बहन कौन है, तो मैं बोल सकता हूं हु इज योर सिस्टर, तुम्हारी बहन कौन है। लेकिन अगर मैंने ऑप्शंस दिए हैं, जैसे यहां पे क्राउड है, पूरी भीड़ खड़ी हुई है और भीड़ में बहुत सारी लड़कियां हैं, यानी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब बहुत सारे ऑप्शंस के अंदर मैं एक ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं तो हमेशा यूज करता हूं विच, तब मैं हु यूज नहीं करूंगा। सो इसका आंसर क्या होगा, विच इज योर सिस्टर इन द क्राउड। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए और उनमें से पूछा इनमें से तुम्हारी बहन कौन है। जब बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है तो मैं यूज करता हूं विच, ना कि हु। फॉर एग्जाम्पल इसमें बताइए क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस देखते हैं, इसमें आपको बताना है कि विच आएगा कि हु आएगा। सेंटेंस है, इन सब नौकरों में सबसे अच्छा खाना कौन सा बनाता है। विच या हु ऑफ दीज सर्वेंट्स कुक्स द बेस्ट। अब मान लीजिए 4 नौकर हैं और मैं पूछ रहा हूं इन चारों नौकरों में से खाना कौन सा अच्छा बनाता है, यानी मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं और अब मैं आपको एक पहचानने को कह रहा हूं, यानी जब 4 ऑप्शंस में से मैं एक को सिलेक्ट करूंगा तो आंसर होगा विच। अगला शब्द देखते हैं हुज। हुज एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है किसका या जिसका। फॉर एग्जाम्पल यह किताब किसकी है, हुज बुक इज दिस। मैं सवाल पूछ रहा हूं हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है, तो हुज का इस्तेमाल यहां पे हुआ है किसका के रूप में। एक बात आपको याद रखनी है, हुज का इस्तेमाल मैं सिर्फ पर्सन के लिए करता हूं, किसी और चीज के लिए नहीं करता। यानी मैं यहां पूछ रहा हूं यह किताब किसकी है, यानी किताब का ओनर कोई व्यक्ति है, इसलिए मैं हुज यूज कर रहा हूं। अगर ओनर व्यक्ति नहीं होगा तो मैं हुज यूज नहीं करूंगा। हुज का इस्तेमाल सिर्फ लोगों के लिए यूज होता है। जैसे एक सेंटेंस आपको दिखाता हूं, गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जिसका ओरिजिन पता नहीं है, यानी कहां से निकलती है कोई नहीं जानता। यह एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। क्या यह सेंटेंस एकदम गलत है? क्यों? गंगा इज द ओनली रिवर हुज ओरिजिन इज अननोन। गंगा कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए मैं हुज का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो यह गलत हो जाएगा। तो इसको सही कैसे करूंगा, इसको मैं विच यूज करके लिखूंगा। मैं लिखूंगा द गंगा इज द ओनली रिवर द ओरिजिन ऑफ विच इज अननोन। इसी तरह से एक सेंटेंस देखते हैं, वूलर ब्रिज। वूलर एक ब्रिज का नाम है। वूलर ब्रिज ये वही ब्रिज है जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया था। अब ये मैं बोल रहा हूं जिसका उद्घाटन, किसका उद्घाटन, ब्रिज का, लेकिन ब्रिज कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए मैं हुज यूज नहीं कर सकता। यह सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो इसको ठीक करके कैसे लिखूंगा, 2 तरह से लिख सकता हूं। पहला, वूलर ब्रिज इज द सेम ब्रिज द इनॉग्रेशन ऑफ विच। तो हुज इनॉग्रेशन की बजाय मैंने कर दिया इसे द इनॉग्रेशन ऑफ विच वॉज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और दूसरा इसको ठीक करके लिखने का तरीका है, वूलर ब्रिज इज द सेम ब्रिज विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यह भी तरीका लिखने का ठीक है। सो बस इतना याद रखना है, आपको सेंटेंस को ध्यान से देखना है और उसमें गलती पहचाननी है। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस की तरफ,
जो एग्जामिनर्स के फेवरेट हैं, जिन्हें बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जिनके एंड में लगता है सेल्फ या सेल्व्स। जैसे फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सारे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, इनमें जो सेल्व्स वाले हैं ये बहुवचन होते हैं और सेल्फ वाले एक वचन होते हैं। सो ये हैं सारे सिंगुलर और ये हैं सारे प्लूरल। माई सेल्फ का बन जाता है आवर सेल्व्स, यूअर सेल्फ का बन जाता है यूअर सेल्व्स, इस तरह से हिम सेल्फ, हर सेल्फ इनके बन जाते हैं देम सेल्व्स एटसेट्रा। सो फॉर एग्जाम्पल ये इनमें आप देख सकते हैं, आई लर्नड अ लॉट अबाउट माई सेल्फ एट स्कूल, मैंने अपने बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा स्कूल के अंदर, अपने बारे में जाना। गौरव मेक्स हिज फूड हिमसेल्फ, गौरव अपना खाना खुद बनाता है। इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि ये जो माई सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सब जो शब्द हैं ये सेंटेंस में किसी को रेफर करेंगे। जैसे यहाँ पे गौरव अपना खाना खुद बनाता है, तो खुद बनाता है इससे पहले बताना पड़ेगा कौन अपना खाना खुद बनाता है, यानी गौरव। यानी एक हिमसेल्फ वगैरह, माई सेल्फ, इनसे पहले कोई और नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल दे शुड डिवाइड द फूड अमंग देम सेल्व्स, उन्हें अपने आप में खाना बांट लेना चाहिए, तो देम सेल्व से पहले दे भी लिखा होगा, तभी पता चलेगा कि उन्हें अपने आप में बांट लेना चाहिए, यानी दे की बात हो रही है। इसी तरह से उसने पहाड़ खुद चढ़ा, शी क्लाइम्ब द माउंटेन हर सेल्फ, हर सेल्फ से पहले कोई पर्सन भी बताया होगा जिसने ये काम किया, हर सेल्फ यानी शी। सो एक कॉमन गलती ये है सबसे पहले तो कि लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल पर्सनल प्रोनाउन की जगह पे, यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन आप देख चुके हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आप देख चुके हैं, इनकी जगह पे लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते हैं। यानी जहाँ पे आई, मी, ही या हिम आना चाहिए वहाँ पे लोग लगा देते हैं हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देयर सेल्फ एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल वेडनेसडे के दिन दूसरे टीचर और मैं, हम सब गाना गाएंगे। अब इसमें आप इस तरह से नहीं लिख सकते कि ऑन वेडनेसडे द अदर टीचर्स एंड माई सेल्फ विल सिंग द सॉन्ग। यहाँ पे आप गाना गाएंगे यानी आप काम करेंगे, काम करेंगे यानी आप सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट होंगे यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेगा, यानी कि आई लगेगा। सो आप लिखेंगे ऑन वेडनेसडे द अदर टीचर्स एंड आई विल सिंग द सॉन्ग। इसी तरह से ओनली द कोचेज एंड यूर सेल्फ विल सी द लिस्ट, दे आर कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल। सिर्फ कोचेज और आप, कोचेज और तुम, यूर सेल्फ लिस्ट देखेंगे, तो इसमें यूर सेल्फ नहीं लगेगा, तुम लिस्ट देखोगे यानी तुम कोई काम करोगे, काम करोगे यानी तुम सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट से बना सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी कि लगेगा यू, यूर सेल्फ नहीं लगेगा। अब कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा लगता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट आते हैं। ये वर्ब हैं जैसे एक्विट, एक्विट का मतलब होता है बरी कर देना। अवेल यानी किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना, उसका इस्तेमाल करना। रिकंसाइल करना यानी कोई चीज़ बराबर करना। इसी तरह से ये 5 शब्द और हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़रूर लगाना है आपको। जैसे एक्सर्ट, किसी चीज़ पे दबाव डालना, अप्लाई करना, एडेप्ट करना, एडजस्ट करना या प्राइड करना। फॉर एग्जाम्पल ही एक्विटेड ड्यूरिंग द टफ टाइम, यानी टफ टाइम में जब मुसीबत आई तो उसने अपने आप को एक्विट कर लिया, एक्विट कर लिया उसने, टफ टाइम से अपने आप को बरी कर दिया। क्या ये सेंटेंस ठीक है? ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक्विट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, क्योंकि एक्विट का एक्विटेड बन गया, वर्ब ही चेंज होती है सिर्फ। सो एक्विटेड के बाद लगेगा हिमसेल्फ, क्योंकि एक्विट वर्ब के बाद हमेशा लगता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कुछ और देखते हैं, मुझे उसके बेटे होने पे गर्व है, सो आई प्राइड ऑन बीइंग हिज सन। क्या ये सेंटेंस ठीक है? ये ठीक नहीं है, क्योंकि आई है सब्जेक्ट, मुझे गर्व है, तो आई सब्जेक्ट और प्राइड है इसमें वर्ब, सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब लगती है और ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। सो वर्ब प्राइड है इसमें, और प्राइड वर्ब के बाद हमेशा लगता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मैंने आपको 8 वर्ब बताई हैं, बस वो 8 ही आपको करनी है, उन्हीं के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वैसे तो बहुत सारे वर्ब हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए सिर्फ 8 वर्ब इंपॉर्टेंट हैं, उनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। सो प्राइड एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, यानी आंसर हो गया आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग हिज सन। एक और देखते हैं, आई नीड टू अप्लाई टू दिस न्यू प्रोजेक्ट विद फुल रिगर। मुझे ये जो नया प्रोजेक्ट मुझे मिला है पूरी मेहनत से करना है। आई नीड टू अप्लाई टू दिस न्यू प्रोजेक्ट, अगेन ये रॉन्ग है, क्योंकि अप्लाई एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। सो आप बोलेंगे आई नीड टू अप्लाई माई सेल्फ टू दिस न्यू प्रोजेक्ट। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछता है क्या उसने पार्टी अटेंड की,
तो अगर उसने अटेंड की तो आप बोल सकते हैं हाँ उसने अटेंड की, यानी यस ही अटेंडेड, खत्म। लेकिन अगर मान लीजिए वो पार्टी में नहीं आया तो क्या आप ये बोल सकते हैं नो ही एब्सेंटेड? नहीं, आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे वर्ब क्या है? एब्सेंट। अटेंड एक नॉर्मल वर्ब है, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है। लेकिन एब्सेंट एक ऐसा वर्ब है, मैंने आपको 8 वर्ब बताई हैं, उसमें एक वर्ब था एब्सेंट। एब्सेंट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, यानी इसका आंसर होगा नो ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ। इसी तरह से एक सेंटेंस देखते हैं, आपको बताना है क्या ये सेंटेंस ठीक है। मैं पार्टी में नहीं आ रहा हूं लेकिन तुम एंजॉय करो। आई एम नॉट कमिंग टू द पार्टी बट यू एंजॉय। अगेन एंजॉय एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, तो इसका आंसर होगा आई एम नॉट कमिंग टू द पार्टी बट यू एंजॉय यूर सेल्फ। अब कुछ ऐसे वर्ब बताता हूं जिनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा लेकिन हम जनरली लगा देते हैं, इसलिए ये एग्जामिनर्स के फेवरेट है। ये वर्ब हैं कीप यानी कोई चीज रखना, स्टॉप कोई चीज रोकना, टर्न किसी चीज को घुमाना, क्वालिफाई बेद मतलब नहाना, मूव यानी चलना, रेस्ट यानी आराम करना, और हाइड यानी छुपना। इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा, लेकिन हम जनरली गलती ये करते हैं कि इनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते हैं। जैसे ये देखिए, कीप यूर सेल्फ अवे फ्रॉम फायर, अपने आप को आग से दूर रखो। क्या ये सेंटेंस ठीक है? ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ब क्या है? कीप, दूर रखो, कीप यूर सेल्फ। तो इसमें कीप वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है। ये आप लिस्ट देख सकते हैं जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाई है। तो आप सिंपल बोलेंगे कीप अवे फ्रॉम फायर, यूर सेल्फ की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कीप अवे फ्रॉम फायर, आप आग से दूर रहिए, तो ऑफकोर्स आप अपने आप को ही आग से दूर रखेंगे, यानी अपने आप यानी यूर सेल्फ लिखना जरूरी नहीं है। तो आंसर है कीप अवे फ्रॉम फायर। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं जाओ जाके पेड़ के पीछे छुप जाओ, तो कौन सा ठीक है? गो एंड हाइड यूर सेल्फ बिहाइंड द ट्री या गो एंड हाइड बिहाइंड द ट्री? सो इसमें अगर मैं बोलता हूं पेड़ के पीछे छुप जाओ, तो आप ऑफकोर्स अपने आप को ही छुपाएंगे, यानी यूर सेल्फ जरूरी नहीं है। वर्ब क्या है इसमें? वर्ब है हाइड। हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है, तो आंसर है सेकंड, गो एंड हाइड बिहाइंड द ट्री। इसी तरह एक और देखते हैं, पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है? अपने आप को मेरी जगह रखिए और आप समझ जाएंगे मेरे प्रोफेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अब मैं बोल रहा हूं आप अपने आप को मेरी जगह पे रखिए, अपने आप को, अपने आप यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इसमें होगा पुट यू नहीं, पुट यूर सेल्फ इन माई पोजिशन। इसी तरह से वो अपनी जवान बेटी को अपने साथ ले गया, ही टुक हिज यंगर डॉटर विद हिमसेल्फ। तो इसमें क्या गलती है? वो अपने साथ ले गया, यानी अपने आप के साथ ले गया, यानी सिर्फ अपने साथ ले गया काफी है, यानी इसमें आएगा ही टुक हिज यंगर डॉटर विद हिम, ना कि हिमसेल्फ। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे एक क्वेश्चन हर साल जरूर आता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है डेमोन्स्ट्रेट करना यानी दिखाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि मुझे ये वाला घर बहुत पसंद है, तो ये वाला यानी मैं उंगली करके दिखा रहा हूं कि कौन से वाला, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम हमेशा इशारा करके बताते हैं कि कोई चीज कैसी है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम हमेशा जेस्चर करते हैं यानी इशारा करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं ये। सबसे पहले होता है दिस। दिस का मतलब होता है यह, और दिस का बहुवचन होता है दीज यानी ये। फॉर एग्जाम्पल दिस और दीज हम यूज करते हैं जब कोई चीज बोलने वाले व्यक्ति के पास होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाली बिल्लियां पसंद है, यानी अगर मैं बोल रहा हूं मुझे ये बिल्लियां पसंद है, तो बिल्लियां बिल्कुल मेरे हाथ के पास होंगी, तभी मैं बोल रहा हूं मुझे ये वाली बिल्लियां पसंद है। दूसरा होता है दैट और दोज। दैट मतलब होता है वह, और वह का बहुवचन होता है दोज यानी वे। और इसमें जो ये दैट हम यूज करते हैं, ये तब यूज करते हैं जब कोई चीज हमसे दूर होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे वो वाला घर पसंद था, मुझे वह वाला घर पसंद था, यानी वह मतलब कोई मुझसे दूर है, कोई चीज मेरे पास नहीं है। यानी बोलने वाले व्यक्ति के जब कोई चीज दूर होती है तो मैं यूज करता हूं दैट और दोज, और नजदीक होती है तो मैं यूज करता हूं दिस और दीज। अब देखते हैं क्वेश्चंस इसमें किस तरह के आते हैं। पहले देखते हैं नॉर्मल सेंटेंस बना के, तुम ये वाली बैग ले लो और मैं वो वाले ले लूंगा। तो ये वाले बैग यानी दीज बैग्स, और वो वाले बैग यानी दोज बैग्स, यानी ये वाले बैग मेरे पास हैं और वो वाले बैग मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूं दोज। मैंने ये किताब पिछले साल खरीदी, ये किताब दिस, और ये किताब बिल्कुल मेरे पास है, इसलिए मैं यूज करूंगा दिस। अब ये एक सेंटेंस देखिए और बताइए क्या इसमें कोई गलती है।
द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज वार्मर देन लंदन। दिल्ली का जो मौसम है वो लंदन से गर्म है। क्या ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। इसको ध्यान से देखिए। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज वार्मर देन लंदन। देखिए, क्लाइमेट ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली का मौसम, दिल्ली का मौसम लंदन से गर्म नहीं है, दिल्ली का मौसम लंदन के मौसम से गर्म है। ये चीज का आपको याद ध्यान रखना है। हम सेम चीज कंपेयर करेंगे। अगर हम दिल्ली का मौसम कंपेयर कर रहे हैं तो लंदन का भी मौसम कंपेयर करेंगे। हम दिल्ली के मौसम को लंदन से कंपेयर नहीं कर सकते, लंदन के मौसम से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज वार्मर देन द क्लाइमेट ऑफ लंदन। दूसरी बात, रेपिटेशन अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अब इस सेंटेंस को देखिए, इसमें 2 बार आ रहा है द क्लाइमेट ऑफ, द क्लाइमेट ऑफ। तो इसके लिए अवॉइड करने के लिए मैं यूज करता हूं दैट। अगर सिंगुलर है तो दैट यूज करूंगा, प्लूरल है तो दोज यूज करूंगा। सो ये बन जाएगा द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज वार्मर देन दैट ऑफ लंदन। दोबारा मुझे द क्लाइमेट ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं द क्लाइमेट ऑफ की बजाय लिख दूंगा दैट ऑफ लंदन। फॉर एग्जाम्पल, अब बताइए क्या ये सेंटेंस ठीक है? नागपुर के संतरे मुंबई से मीठे हैं। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि नागपुर के संतरे मुंबई से मीठे नहीं है, मुंबई के संतरों से मीठे हैं। सो इसका आंसर होगा द ऑरेंजेस ऑफ नागपुर आर स्वीटर देन द ऑरेंजेस ऑफ मुंबई। लेकिन अब इसके अंदर ऑरेंजेस ऑफ दोबारा आ गया है, तो रेपिटेशन हटाने के लिए मैं यूज करूंगा दोज। दोज क्यों यूज करूंगा, दैट यूज क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि यहां पे ऑरेंजेस बहुवचन है और दैट का बहुवचन होता है दोज। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑरेंजेस ऑफ नागपुर आर स्वीटर देन दोज ऑफ मुंबई। अब ये बताइए क्या ये सेंटेंस ठीक है? उदयपुर के रोड्स जयपुर से चौड़े हैं। अगेन, उदयपुर के रोड जयपुर से चौड़े नहीं है, जयपुर के रोड से चौड़े हैं। तो इसका आंसर हो गया द रोड्स ऑफ उदयपुर आर वाइडर देन द रोड्स ऑफ जयपुर। और यहां पे रेपिटेशन हो गया, 2 बार आ गया द रोड्स ऑफ, द रोड्स ऑफ। तो रोड्स कैसे हैं? बहुवचन, इसलिए मैं यूज करूंगा, सही आंसर है द रोड्स ऑफ उदयपुर आर वाइडर देन दोज ऑफ जयपुर। अब बात करते हैं अगले केस, जिसको बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव और दूसरे होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। तो इन पे भी अक्सर सवाल आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी प्रोनाउंस के अंदर। तो देखते हैं इनमें फर्क क्या है। पोजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन की विशेषता बताता है, यानी विशेषण, ये एक तरह का विशेषण है। और जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो किसी नाउन की जगह ले लेता है, क्योंकि जितने भी प्रोनाउन है, जितने भी सर्वनाम है, वो नाउन की यानी संज्ञा की जगह ले लेते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन किसी चीज की ओनरशिप बताते हैं कि कोई चीज किसकी है, यानी अगर कोई चीज मेरी है तो वो मेरी रहेगी, यानी पोजेसिव प्रोनाउन यूज करूंगा। ये है पोजेसिव एडजेक्टिव, माई मेरा, यूअर तुम्हारा, हिज उसका, हर उसका, इट्स उसका, किसी वस्तु के लिए यूज करते हैं इट, आवर हमारा, यूअर तुम्हारा और देयर उनका। ये सारे हैं पोजेसिव एडजेक्टिव और ये हैं सारे पोजेसिव प्रोनाउन, माइन, यूअर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, यूअर्स और देयर्स। तो इनको साइड में रख के देखते हैं दोनों में क्या फर्क है। माई का बन गया माइन, यूअर का बन गया यूअर्स, हिज ही रहता है, हर का बन गया हर्स, यानी आप एस लगा दीजिए एंड में, आवर का बन गया आवर्स, यूअर का बन गया यूअर्स, देयर का बन गया देयर्स। और अब देखते हैं इन सब में फर्क क्या है, यानी माई और माइन में क्या फर्क है। फर्क है ये, अगर आपको बोलना है यह घर मेरा है तो आप बोलेंगे दिस इज माई हाउस। एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन लगेगा, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा वस्तु लगेगी कौन सी है। लेकिन अगर आप ये वस्तु को पहले लिख दें तो फिर यहां पे पोजेसिव प्रोनाउन लगेगा। इस सेंटेंस में हाउस है, हाउस को पहले अगर आप भेज दें तो आप ये बोलेंगे दिस हाउस इज माइन। लेकिन अगर आप हाउस को बाद में लिखेंगे तो लिखेंगे दिस इज माई हाउस। आप ये नहीं बोल सकते दिस इज माइन हाउस, क्योंकि माइन के बाद कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि माइन है पोजेसिव प्रोनाउन, लेकिन माई है पोजेसिव एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, इसीलिए इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, यह घर उसका है, दिस इज हर हाउस। लेकिन अगर आप हाउस को पहले भेज दें तो दिस हाउस इज हर्स। तो ये हर है पोजेसिव एडजेक्टिव क्योंकि इसके बाद नाउन लगा है, और हर्स है पोजेसिव प्रोनाउन। तो जो एस वाले हैं उनके बाद कुछ नहीं लगेगा। एक और केस देखते हैं, ये हमारी पेंसिल हैं, दीज आर आवर पेंसिल्स। अब जो ये पेंसिल हैं ये क्या है, वस्तु यानी नाउन, तो यहां पे लगेगा पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं पेंसिल हटा दूं तो ये हो गया ये हमारी हैं, यानी दीज आर आवर्स।
तो यहां पे मैंने कोई वस्तु नहीं लगाई है, इसीलिए पोजेसिव प्रोनाउन यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, यह तलवार मेरी है, वह तलवार मेरी है, दैट इज माई स्वॉर्ड। लेकिन अगर मैं स्वॉर्ड को पहले लिख दूं तो वह तलवार मेरी है, दैट स्वॉर्ड इज माइन। आइए एक क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में से मैंने लिया है। आवर या आवर्स, आपको डिसाइड करना है क्या आएगा। इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज मोर देन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हमारी एकमात्र ऐसी कंट्री है दुनिया में जिसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब आपको बताना है आवर आएगा कि आवर्स आएगा। अब आप जानते हैं यहां पे आवर्स जो एस वाले शब्द होते हैं, जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, उनके बाद में कुछ भी नहीं लगता है। सो यहां पे आपको यह डिसाइड करना है कि आवर आएगा कि आवर्स आएगा। अब यहां पे क्या कंट्री लिखा है? नहीं लिखा है, यानी कुछ भी नहीं लिखा है। जो ऑप्शन है सिर्फ ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के बाद कुछ और नहीं लिखा है, यानी आएगा आवर्स। फॉर एग्जाम्पल, इसको इसको लिखने का एक तरीका और भी है। इसको लिखने का एक तरीका और भी है। या तो आप लिखिए आवर कंट्री इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, क्योंकि आवर के बाद तो हमेशा कुछ लगता है, क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद हमेशा नाउन लगता है। या लिखिए आवर्स इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, आवर कंट्री इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, या फिर आवर्स इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड। इसी तरह से आपको बताना है यहां पे क्या आएगा। यूअर या यूअर्स इज अ ग्रेट कार, तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है। सो या तो इसमें लिखिए यूअर कार इज अ ग्रेट कार, तुम्हारी गाड़ी एक बहुत अच्छी गाड़ी है, यूअर कार, क्योंकि यूअर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन लगता है। लेकिन अगर आप यूअर कार नहीं लिखना चाहते और यहां पे आप फिल इन द ब्लैंक देखिए, इसके अंदर कार नहीं लिखा है, यानी यहां आंसर क्या होगा? यूअर्स इज अ ग्रेट कार। इसी तरह मुझे तुम्हारी गाड़ी पसंद है, आई लाइक यूअर कार। अब यहां पे कार दे दिया, यानी कार दे दिया यानी नाउन है। ये नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो यहां पे एडजेक्टिव लगेगा, यानी आई लाइक यूअर कार। यहां पे यूअर्स नहीं आएगा। आइए कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आई प्रेफर यूअर हेल्प टू हिम, इसमें क्या गलती है? मैं तुम्हारी हेल्प प्रेफर करता हूं उसकी हेल्प की बजाय। अब इसमें मैं तुम्हारी हेल्प प्रेफर करता हूं उसकी हेल्प की बजाय, उसकी बजाय नहीं। हिम का मतलब वो खुद। आई प्रेफर यूअर हेल्प टू हिज हेल्प, या सिंपल आप लिख सकते हैं आई प्रेफर यूअर हेल्प टू हिज, क्योंकि हिज एक ऐसा शब्द है जिसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों सेम होते हैं, तो हेल्प लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा। आई प्रेफर यूअर हेल्प टू हिम नहीं, हिज। यूअर हाउस इज बेटर देन माई, इसमें क्या गलती है? बहुत ही आसान सवाल है। यूअर हाउस इज बेटर देन माई हाउस, माई नहीं। या फिर यूअर हाउस इज बेटर देन माई हाउस के बजाय आप लिख सकते हैं माइन। माइन के बाद आपको हाउस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यूअर हाउस इज बेटर देन माई हाउस या यूअर हाउस इज बेटर देन माइन। अब बात करते हैं अगले प्रोनाउंस की तरफ, जिनको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल मतलब होता है अंग्रेजी में उल्टा, यानी आप किसी को कुछ दे रहे हैं, वो बदले में आपको कुछ दे रहा है, उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी जब फीलिंग्स या एक्शंस दूसरा सेम रूप में जवाब दे, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी को सम्मान देता हूं और वो मुझे मुझे बदले में सम्मान देता है, यानी वो रेसिप्रोकेट कर रहा है। सो दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जो एग्जाम में आते हैं, वो हैं ईच अदर और वन अनदर। और दोनों में क्या फर्क है देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, पूजा और स्वाति एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पूजा स्वाति से बात कर रही है और स्वाति पूजा से बात कर रही है पलट के, यानी दोनों रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। सो आप बोलोगे पूजा एंड स्वाति आर टॉकिंग टू ईच अदर। 12 एंग्री मैन, 12 गुस्साए हुए लोग हैं जो एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, यानी सब एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। एक बाकी 11 की तरफ उठा रहा है, बाकी 11 एक की तरफ उठा रहे हैं, यानी सब एक दूसरे में रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। सो आप बोलोगे द 12 एंग्री मैन वर ऑल पॉइंटिंग फिंगर्स एट ईच अदर। पर क्या ये ठीक है? क्या यहां ईच अदर लगा सकते हैं? जी नहीं, ये गलत है। ईच अदर सिर्फ दो लोगों के लिए यूज होता है। अगर दो से ज्यादा लोग हैं तो हम यूज करते हैं वन अनदर, और यही डिफरेंस है ईच अदर और वन अनदर में। यहां पर 12 लोग हैं, दो नहीं है, इसलिए आप यूज करेंगे वन अनदर। अब ये देखते हैं ये क्वेश्चन, ये हर बार एग्जाम में रिपीट होता है। द फादर सेड दैट वी शुड ऑल लव ईच अदर। क्या ये सेंटेंस ठीक है? फादर ने कहा हम सबको एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। अब यहां पे कितने लोग हैं जिसे प्यार करना चाहिए? ऑफ कोर्स जब ये बात की गई है तो एक जनरल सेंस में की गई है। हम सबको मतलब हम जितने भी लोग हैं, हजारों लाखों, हमें पूरी मानवता से प्यार करना चाहिए।
यानी ईच अदर यूज नहीं करेंगे। ईच अदर सिर्फ यूज करते हैं दो लोगों के लिए। सो इसका आंसर होगा द फादर सेड दैट वी शुड ऑल लव वन अनदर। सो ये गलत है, ईच अदर, आप यूज करेंगे वन अनदर। अब कुछ और एडवांस चीजों पे नजर मारते हैं प्रोनाउंस के ऊपर। ये सेंटेंस देखिए, ये गलत है। मैं तैरना चाहता था, आई वॉन्टेड टू स्विम, बट द अटेंडेंट सेड यू हैड टू बी एटलीस्ट 6 फीट टॉल। अब ये एक इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। मान लीजिए मैं किसी स्विमिंग पूल में गया और वहां पे मुझे गार्ड ने कहा कि मैं तुम्हें स्विमिंग करना अलाउ नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी हाइट 6 फीट से कम है। अब जब मैं वापस आके किसी को बताऊंगा तो मैं क्या कहूंगा कि अटेंडेंट ने मुझे कहा कि मुझे 6 फीट का होना चाहिए था। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें 6 फीट का होना चाहिए था। जब मैं स्विमिंग पूल गया था तब मुझे अटेंडेंट ने जरूर ये कहा था कि तुम्हें 6 फीट का होना चाहिए, लेकिन आज जब मैं वो बात यहाँ आके किसी को बताऊंगा तो मैं कहूंगा कि मुझे 6 फीट का होना चाहिए था। सो इसमें मैं यू हैड टू बी 6 फीट टॉल नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आई हैड टू बी 6 फीट टॉल। सो आंसर है आई वॉन्टेड टू स्विम बट द अटेंडेंट सेड आई हैड टू बी एटलीस्ट 6 फीट टॉल। इसी तरह एक और केस देखते हैं। मैनी कॉलेज स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू अ राइटिंग सेंटर वेयर यू कैन गेट ट्यूटरिंग। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स एक ऐसे राइटिंग सेंटर में जाते हैं जहां पे तुमको ट्यूटरिंग मिल सकती है। अब यहां पे तुमको ट्यूटरिंग नहीं मिल सकती, उनको ट्यूटरिंग मिल सकती है, तो आप यू नहीं यूज करेंगे, आप करेंगे दे। मैनी कॉलेज स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू अ राइटिंग सेंटर वेयर दे कैन गेट ट्यूटरिंग। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की तरफ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट नाम से ही पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना। ये 4 हैं मुख्य जो एग्जाम में आते हैं, आइदर, नाइदर, ईच और नन। अब इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्यों बोल रहा हूं मैं? क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या बांट रहे हैं? ये बहुवचन को सिंगुलर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए मैं इन्हें, यानी ये बहुवचनता को, प्लूरैलिटी को सिंगुलैरिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसलिए बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइदर और नाइदर 2 चीजों के लिए लगते हैं और 2 से ज्यादा के लिए लगते हैं मोर देन 2 के लिए ईच और नन। अगर आइदर है तो मतलब 2 चीजें होंगी, 2 से ज्यादा होंगी तो मैं आइदर को कन्वर्ट कर दूंगा ईच में, और नाइदर में यूज करूंगा 2 चीजों के लिए, और अगर 2 से ज्यादा हो गई तो मैं नाइदर को कन्वर्ट कर दूंगा नन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये दिल्ली है और दिल्ली 2 रास्ते जाते हैं, एक ये और एक ये, यानी एक ये पहला रास्ता है रास्ता ए और नीचे वाला है रास्ता बी, और मुझे बोलना है दोनों में से कोई भी रास्ता दिल्ली जाता है, तो मैं बोलूंगा आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू दिल्ली। आइदर का मतलब यहां पे 2 रास्ते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ये तीसरा रास्ता भी है सी और तीनों रास्ते दिल्ली जाते हैं, तो मैं बोलूंगा ईच ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू दिल्ली, क्योंकि 2 से ज्यादा हैं तो आइदर कन्वर्ट हो जाता है ईच में अगर 2 से ज्यादा चीजें हैं तो। इसी तरह मान लीजिए अगर 2 रास्ते हैं और दोनों में से कोई भी दिल्ली नहीं जाता है, तो मैं बोलूंगा नाइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू दिल्ली, यानी दोनों में से कोई भी रास्ता दिल्ली नहीं जाता है। सो ये दिल्ली है और ये 2 रास्ते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये दोनों ही दिल्ली नहीं जा रहे हैं, तो मैं बोलूंगा नाइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू दिल्ली। मान लीजिए 3 रास्ते हैं, अगर एक रास्ता सी भी आ जाता है तो मैं बोलूंगा नन ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू दिल्ली, क्योंकि जब नाइदर आता है 2 के लिए और नाइदर अगर 2 से ज्यादा के लिए हो जाए तो बन जाता है नन। अब ये बताइए इस सेंटेंस में क्या कोई गलती है? जुड़वा भाई हैं 2 जिन्हें बोलते हैं ट्विन्स अंग्रेजी में। सो दोनों जुड़वा भाइयों में से किसी ने भी मुझे चाय नहीं पिलाई। नन ऑफ द ट्विन्स ऑफर्ड टी टू मी। अब आप जानते हैं जुड़वा हैं मतलब कितने हैं? 2। 2 के लिए मैं क्या यूज करता हूं? नाइदर। 2 से ज्यादा के लिए यूज करता हूं नन, इसीलिए नन नहीं आएगा, यहां पे आएगा नाइदर ऑफ द ट्विन्स ऑफर्ड टी टू मी। अब बात करते हैं शब्द बोथ की। बोथ का मतलब होता है दोनों। दोनों, फॉर एग्जाम्पल मुझे केले और संतरे दोनों पसंद हैं, तो मैं बोलूंगा आई लाइक बोथ ऑरेंजेस एंड बनानाज। इसी तरह बोथ शब्द का इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव चीजों के लिए होता है, नेगेटिव में यूज नहीं करते हैं शब्द बोथ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मान लीजिए 2 दोस्त हैं और दोनों आज पार्टी में आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे बोथ ऑफ देम आर कमिंग। लेकिन अगर दोनों ही नहीं आ रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग। बोथ के साथ नॉट नहीं लगाते हैं। फिर आप बोलेंगे 2 दोस्त हैं और दोनों ही नहीं आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे नाइदर ऑफ देम इज कमिंग। नाइदर ऑफ देम इज कमिंग। नाइदर क्यों? क्योंकि 2 लोग हैं और 2 से ज्यादा हैं तो नन। तो अगर मान लीजिए आपके 3 दोस्त हैं और तीनों पार्टी में नहीं आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे नन ऑफ देम इज कमिंग। अब देखते हैं आखिरी, इट्स वर्सेस इट्स। एक बार, क्योंकि ये प्रोनाउन का पार्ट है, ये मैंने नाउन में भी वैसे कवर किया है। इट्स का मतलब होता है इट इज या इट हैज, जिसके अंदर एपोस्ट्रोफ लगा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यह एक पक्षी है, इट हैज बीन अ प्लेजर मीटिंग यू। अब यहां पे इट हैज बीन अ प्लेजर मीटिंग यू
और यहाँ पे इट इज़ अ बर्ड मतलब यह एक पक्षी है। अब इनको अगर छोटा करके लिखना है तो इट इज़ को छोटा करके मैं लिखूंगा इट्स अ बर्ड। इसी तरह इट हैज़ को छोटा करके लिखूंगा इट्स बीन अ प्लेजर मीटिंग यू। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चाकू है और चाकू के ब्लेड बहुत ज़्यादा शार्प हैं, सो इट्स ब्लेड्स, इट्स मतलब होता है इसका या उसका। सो मेरे पास एक चाकू है, उसके ब्लेड बहुत शार्प हैं, उसके के लिए यूज करूंगा इट्स, इसके अंदर एपोस्ट्रोफ नहीं आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक हाथी को उसकी स्ट्रेंथ पर बहुत गर्व है, उसकी ताकत पर बहुत गर्व है। एन एलिफेंट इज वेरी प्राउड ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, इसमें भी ये वाला इट्स नहीं आएगा जिसमें एपोस्ट्रोफ होता है, क्योंकि जिसके अंदर एपोस्ट्रोफ होता है इसका मतलब होता है इट इज या इट हैज। सो अब आपके लिए अभ्यास, बताइए इसमें क्या आएगा। द कैट कैरिड इट्स या इट्स किटन ऑन द शोल्डर, बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं किटन, तो बिल्ली ने अपना बच्चा उसके कंधे पे उठा लिया, बिल्ली ने उसका बच्चा कंधे पे उठा लिया, उसका बच्चा, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे इट्स, ITS। इसी तरह से बहुत लंबा समय हो गया है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, अब इसमें मैं बोल रहा हूं इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, और इट हैज को शॉर्ट में क्या लिखते हैं इट्स विद एन एपोस्ट्रोफ, यानी इसमें होगा इट्स। सो ये था प्रोनाउन का कंप्लीट चैप्टर, बहुत ही बड़ा चैप्टर था, बहुत ही सारे कंसेप्ट थे। कम से कम 10-15 बार इस वीडियो को अच्छे से देखना है, सेंटेंस को प्रैक्टिस करना है और अपनी ग्रामर की कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है आपको। पहले नाउन वाला वीडियो देखना है, फिर प्रोनाउन वाला वीडियो देखना है और फिर बाकी वीडियोस देखने हैं, जैसे एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोनाउन। अगर ये आपकी रीढ़ है, आपकी नींव है, अगर नींव मजबूत होगी तो आपकी व्याकरण पूरी मजबूत हो पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।